वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। ये सीरीज बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, हाल ही में रिलीज हुई है और इसमें आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप एक ड्रामे से एक्सपेक्ट करते हो। चाहता तो हूँ कि आपको इसका इंट्रो दूं, लेकिन नहीं यार, मजा खराब हो जाएगा। तो सीरीज की शुरुआत कुछ बूढ़े लोगों से होती है जो सभी एक साथ बैठकर अपनी वही पुरानी यादें ताजा कर रहे होते हैं और अपनी जिंदगी को पोयम में लिखने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में एसन नाम की महिला भी शामिल होती है। वो कहती है, बचपन में मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं 70 साल तक भी जिंदा रह पाऊंगी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे इतनी उम्र दे दी। पर उम्र जितनी भी क्यों ना हो, आज भी मेरे लिए मेरी माँ उतनी ही ज्यादा अहमियत रखती है जितना बचपन में थी। वो दुनिया कितनी भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन माँ आपके लिए हमेशा आपके साथ रहती है, चाहे इस दुनिया में हो या उस दुनिया में। दोस्तों, इसके बाद हमें 1960 कोरिया के एक छोटे से टापू जेजू का सीन दिखाया जाता है, जहां ज्यादातर गरीब या मिडिल क्लास लोग ही रहा करते हैं। टापू पर रहने वाले लोगों का अक्सर पेशा मछलियां पकड़ना या उनको बेचना होता है। ऐसे मछुआरों के परिवार से एसन भी ताल्लुक रखती है। उसकी माँ हैन बहुत ही गरीब है, मछलियां पकड़कर गुजर बसर करती है। हैन की पहले जिससे शादी हुई थी ना, शादी के कुछ दिनों के बाद ही उस आदमी का देहांत हो गया। अब उस समय क्या हो गया था कि पति के घर वालों ने हैन से ये बात छुपा दी थी कि हैन जिससे शादी करने वाली है वो एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। वो बस कुछ दिनों का मेहमान है, उन्होंने नहीं बताया हैन को। और शादी के बाद जब हैन को इस बारे में पता चला तो वो बिल्कुल टूट गई और किस्मत का लिखा समझकर समझौता कर लिया। पहले पति से फिर एसन पैदा हुई। एसन के लिए पिता की कमी को पूरा करने और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए हैन ने दूसरी शादी की, जिससे उसको 2 बच्चे हुए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरा पति भी निकम्मा निकला, पूरी तरह से हैन पर ही निर्भर रहता था कि वो मेहनत मजदूरी करके घर चलाएगी। बस बेचारी हैन दिन भर मेहनत करके मछलियां पकड़ती, उनको बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर चलाती अपना, जिससे मुश्किल से खाने पीने के खर्चे पूरे हो पाते इनके। इसलिए फिलहाल हैन चाहती है कि एसन उसके साथ ना रहे, बल्कि अपने सगे पिता के घर पर रहे। उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो वो एसन को पढ़ा लिखा भी सकते हैं, वैसे एक अच्छा जीवन भी दे सकते हैं, जो हैन उसको कभी नहीं दे सकती। ये बातें दोस्तों वो खुद में सोचती है। लेकिन एसन की भी प्रॉब्लम है, वो अपने पिता के घर में नहीं रहना चाहती, उसे सिर्फ अपनी माँ के साथ रहना है। इसी वजह से हैन अक्सर एसन पर गुस्सा भी करती रहती है कि मत आया करो मेरे पास, गरीबी में रहने का शौक है क्या तुमको। तो एसन बताती है, माँ मुझे आपके साथ ही रहना है, पापा के घर वाले मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, मुझे नौकरों जैसा काम करवाते हैं, आप प्लीज मुझे अपने साथ ही रखिए ना, मैं काम में आपका हाथ बटा दूंगी। ये सुनकर हैन को बुरा तो लगता है, लेकिन एसन की भलाई के लिए वो उसकी एक नहीं सुनती। दोस्तों, एसन के साथ ग्वेन नाम का एक लड़का हमेशा रहता है। ग्वेन के घर वाले मछलियां बेचने का ही काम करते हैं। एसन जब अपने चाचा के घर पर रहती है ना, तो उसके चाचा ग्वेन से ही मछलियां खरीदते हैं, लेकिन एसन के लिए कभी मछली नहीं खरीदते कि आखिर अपने भाई की बेटी को क्यों पालूं मैं, ये उसकी सोच होती है। यही वजह से ग्वेन हमेशा घर से चुरा कर एसन के लिए मछलियां लेकर आता है, ताकि वो बेचारी भूखी ना रहे। एसन उसको हमेशा मना भी करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। अब एसन आखिरी बार अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि माँ प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो ना, देखो मैंने पोयम लिखने की कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया था, 2nd प्राइज जीता है मैंने, आप मेरी पोयम नहीं पढ़ोगी क्या। लेकिन तब भी हैन नहीं मानती और ईसन को उसके चाचा के घर भेज देती है। बेचारी ईसन का दिल टूट जाता है। वो चाचा के घर आकर फिर से घर के काम में लग जाती है। तो वहीं रात को जब हैन की नजर ईसन की लिखी हुई पोयम पर जाती है ना, और जब वो उसको पढ़ती है, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते दोस्तों, क्योंकि उसने कुछ इस तरह से लिखा होता है कि उसकी माँ का दिल पिघल जाता है। मतलब इस पोयम के एक एक शब्द ने हैन का कलेजा छलनी कर दिया था। वो भागकर ईसन के पास आती है और उससे कहती कि चलो मेरी बेटी, घर चलते हैं, तुम्हें यहाँ रहकर काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ख्याल मैं खुद रखूंगी। ये देखकर ईसन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर माँ के साथ उनके घर चली जाती है। अब ईसन का सपना तो पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का था, लेकिन हैन के पास खाने को भी ढंग के पैसे नहीं होते। फिर भी वो जैसे तैसे स्कूल वगैरह की फीस जमा कर देती है। अब एक दिन ईसन रोते हुए स्कूल से घर आती है बेचारी। हैन कहती है, क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो ईसन बताती है कि माँ, क्लास प्रेसिडेंट की वोटिंग में मैं जीती थी, लेकिन दूसरे लड़के को प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्योंकि पता है क्यों, उस लड़के के पिता अमीर है जो टीचर्स को गिफ्ट वगैरह दिया करते हैं। आखिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। सुनकर हैन को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो कर क्या सकती है। तो वो ईसन का दिल खुश करने के लिए पड़ोसियों के खेत को जोतती है, ताकि उससे कुछ पैसे मिल सके। जितने भी पैसे उसको मिलते हैं ना, उन पैसों से अच्छी अच्छी चीजें और आस पड़ोस से ही कुछ ढंग के कपड़े मांगकर वो टीचर से मिलने चली जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बच्ची को प्रेसिडेंट बना दीजिए। उसका दिल टूट गया है बेचारी का। कई सारी चीजें देखकर टीचर के मन में भी दोस्तों लालच आ जाता है। इसलिए वो हैन से कह देता है कि ठीक है, कल से ईसन ही क्लास की प्रेसिडेंट रहेगी। ये खुशखबरी जब हैन ईसन को सुनाती है ना, तो खुश होने के बजाय वो उदास हो जाती है। वो कहती है, माँ मुझे पता है आपने टीचर को कैसे मनवाया होगा। अरे मुझे नहीं बनना कोई प्रेसिडेंट इस तरह से, मुझे बस आपको खुश देखना है, आपकी तकलीफ को कम करना है और कुछ नहीं। लेकिन हैन उसको समझाती है कि बेटा, जिंदगी ऐसे ही चलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, धीरे धीरे सब समझ जाओगी तुम। खुशियां तो ईसन की जिंदगी में आ ही रही थी, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं टिकती। कुछ साल के बाद ही हैन की तबीयत खराब हो जाती है। गाँव की एक वैद्य है जो असल में दोस्तों उस लड़के ग्वेन की दादी है। उन्होंने बता दिया होता है
कि ज्यादा टाइम तक नहीं जिएगी ये हैन, कभी भी भगवान को प्यारी हो सकती है। लेकिन हैन को ये जानकर सदमा लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी ईसन का क्या होगा। मेरे दूसरे पति से हुए बच्चों को तो मेरा पति खुद संभाल लेगा, लेकिन ईसन को कौन सहारा बनेगा। यही सोच सोच कर दोस्तों वो बड़े प्यार से ईसन को खाना खिलाती है और कहती है कि मैं मर जाऊं ना तो अपने चाचा के पास जाना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि वो तुम्हें अपने साथ रख ले। थोड़ी बड़ी होने के बाद तुम्हारी शादी भी करवा देंगे वो, लेकिन कभी मछुआरा मत बनना, किसी की गुलाम मत बनना, अपने सपनों को पूरा करना जो तुमने देखे हुए हैं। ये सुनने के बाद ईसन का भी दिल टूट जाता है कि पहले पापा चले गए और अब माँ भी मुझे छोड़कर जा रही है। आखिर हर बुरी चीज मेरे साथ ही क्यों होती है भगवान, जब इतनी बुरी किस्मत देनी थी मुझे तो फिर पैदा ही क्यों करवाया। पर हैन कहती नहीं मेरी बच्ची, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कभी गलत कदम मत उठाना, हर बुरा वक्त कभी न कभी गुजर ही जाता है। और यही कहते कहते बेचारी हैन हमेशा हमेशा के लिए ईसन को छोड़कर चली जाती है। ईसन बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, पर उसके साथ हमेशा ग्वेन होता है। वो आज भी डेली खाने के लिए उसके लिए चीजें लेकर आता है और ईसन को दिलासा देने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब था तो वो सिर्फ 10 साल का बच्चा है, लेकिन ईसन को वो अपना सब कुछ मानता है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। वो कभी अपने चाचा के घर तो कभी अपने घर में रहती, और जब भी वो अपने चाचा के घर जाती ना तो उसे दिन रात बस एक ही ताना सुनने को मिलता कि माँ तो मर गई और अपनी बेटी को मुसीबत बनाकर हमारे सर पे डाल दिया। बेचारी ईसन अपनी माँ की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपने चाचा के घर कभी नहीं जाएगी, यहीं रहकर वो अपनी माँ के सपने पूरे करेगी। इसीलिए ईसन अपने सौतेले पिता के साथ ही रहती है। सौतेला पिता भी निकम्मा है दोस्तों, वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है कि मेरे साथ खेती वगैरह का काम करो, मैं भी मेहनत करूंगा और दोनों काम करेंगे तो तरक्की होगी। मैं तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में कराऊंगा, बहुत ही अच्छे, तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। और इसी वजह से ईसन अपने सौतेले पिता के साथ रहती है और अपने सौतेले भाई बहनों का भी ख्याल रखती है। देखते देखते और साल भी गुजर जाते हैं। अब ईसन कोई भी मुसीबत में खड़ी क्यों ना हो, ग्वेन हमेशा उसके साथ होता है। जब वो छोटा था तो ईसन को दोस्त समझता था, लेकिन अब दोनों प्यार में बदल चुके हैं। ईसन अपने सौतेले पिता के खेत में उपजी सब्जियों को बेचने का काम करती है, तो जब भी सब्जियां बेचने बाजार जाती है ना तो ग्वेन उसके बगल में अपनी मछलियों की दुकान लगा देता है। और इस तरह वो ईसन को पूरा टाइम देता कि वो अपनी किताबें पढ़े, अपने सपने पूरे करे। वो उसकी सब्जियां भी बेच देता। ग्वेन ये सारे काम अपने घर वालों से छुपा कर रहा होता है दोस्तों, वरना अगर उसके घर वालों को पता चलेगा तो बहुत मारेंगे उसको। तो ऐसे एक दिन की बात है, बाजार में ग्वेन की दादी पहुंच जाती है, जो ईसन की सब्जियां ग्वेन को बेचते हुए देखकर बड़ी गुस्सा होती है कि रुक जा लड़की, तुझे बताती हूँ, मेरे पोते को नौकर बना के रखा हुआ है। बेचारी ईसन वहां से भागने लगती है और बेचारा ग्वेन अपनी दादी को रोक रहा होता है ताकि वो ईसन की पिटाई ना कर सके। अब ग्वेन ईसन के पास आता है और उसके मोजे साफ करके उसको जूते पहनाता है जो भागने के दौरान निकल गए थे। ईसन कहती है क्यों मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, दया आती है ना तुम्हें मुझ पर, मछलियां वगैरह लेकर आ जाते हो कि चलो मुसीबत की मारी लड़की का पेट भर के पुण्य कमा लूंगा, यही है ना तुम्हारी सोच। अब ग्वेन कहता है कि क्या बोल रही हो, ऐसा सोचता ना तो किसी भिखारी की मदद कर देता। मैं तुम्हारे साथ क्यों रहता हूँ ये मैं खुद नहीं जानता, शायद ये दोस्ती है या फिर कुछ और। तो ईसन कहती है चाहे कुछ भी हो लेकिन प्यार नहीं होगा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, इस बात को याद रखना, और ऐसे सपने भी कभी मत देखना तुम। मैं तो किसी शहर वाले लड़के से शादी करूंगी जो मुझे रानियों की तरह रखेगा, जो मेरी पोयम की किताब पब्लिश करवाएगा। तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। ग्वेन कहता है मैं भी तो मेहनत करके वो सब चीज तुम्हारे लिए कर सकता हूँ जो तुम चाहती हो। ईसन कहती नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते, अगर कर भी दिया तो तरस खा कर करोगे, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा तरस। अब ग्वेन कहने की तो ये कोशिश कर रहा था कि वो जो भी करता है ईसन का दिल जीतने के लिए करता है, लेकिन दोस्तों उसकी हिम्मत नहीं होती। पर ईसन तो आज जिद पर आ चुकी है। वो कहती है मुझे जानना है कि ये सब करने के पीछे तुम्हारा कारण क्या है, जो बात दिल में है क्यों नहीं बोल देते। और तब ग्वेन शर्माते हुए ईसन को किस करते हुए कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बस इसी वजह से मैंने बचपन से आज तक तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। ये सुनने की देरी थी कि ईसन तो और खुश हो जाती है क्योंकि वो भी ग्वेन को पसंद करती है, पर उसके मुंह से कहलवाना चाह रही थी बस, जिसे आज ग्वेन ने कह दिया। अपनी माँ के जाने के बाद आज पहली बार ईसन इतना खुश हुई, पर उसकी खुशी धरी की धरी रह जाती है क्योंकि जब वो घर आती है ना तो घर पर उसके सौतेले पिता अपनी नई पत्नी के साथ मौजूद होते हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। बताओ, दूसरी पत्नी बहुत ही घटिया औरत है जो ईसन को देखकर ही चिढ़ जाती है कि दफा हो जाओ इस घर से। और दोस्तों ये देखकर ईसन का सौतेला पिता भी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी नई पत्नी के पास पैसे हैं। उसे डर रहता है कि कुछ कह दिया तो छोड़कर चली जाएगी और लाले पड़ जाएंगे। ईसन भी अपने सौतेले पिता से कह देती है कि ठीक है फिर मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दीजिए या फिर एडमिशन के पैसे दे दीजिए, क्योंकि इसी सपने की वजह से मैं इतने सालों से आपके साथ यहाँ खेतों में काम कर रही थी और आपका घर चला रही थी। पर दूसरी पत्नी कहती है उससे क्या पैसे मांग रही हो, फूटी कौड़ी नहीं है उसके पास, अब जाती हो या धक्के मार कर निकालो यहाँ से। बेचारी ईसन का दिल टूट जाता है। इतने सालों से वो क्या सोचकर काम कर रही थी और क्या हो गया। वो रोते रोते अपने चाचा के घर आ जाती है, लेकिन चाचा उससे और नाराज कि माँ के मरने के बाद ही तुझे यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन करती रही गुलामी अपने सौतेले पिता की, तो वहीं वापस क्यों नहीं चली जाती, अब नहीं रखने वाला मैं तुझे अपने घर पर। इस तरह दोस्तों ईसन बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो रोते हुए ग्वेन के पास आती है और कहती है
आखिर हमेशा बुरी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है यार, क्या बिगाड़ा है मैंने? अनाथ तो मैं हो ही गई थी, अब सर छुपाने को छत भी नहीं है मेरे पास। तो ग्वेन कहता है कि देखो हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, चिंता मत करो। ईसन कहती है सच्चे वाला प्यार करते हो मुझसे, मेरे साथ शहर जा सकते हो ताकि हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। ग्वेन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं शहर जाकर मेहनत करूंगा और घर चलाऊंगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, फिक्र मत करो। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर से जो हो सकता था उन चीजों को लेकर रात को ही अपने घर से निकल जाते हैं। ईसन एक बार फिर ग्वेन से कहती है देखो अगर डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सपना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का। वो सपना छोड़कर मेरे साथ आओगे तो पता नहीं, देख लो। ग्वेन कहता है ये सपना तो बाद में भी पूरा कर लूंगा मैं, पहले तुम्हारे सपने पूरे करने हैं मुझे। कहकर वो दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं और उनके जाते टापू में रह रहे ग्वेन के घर वालों को टेंशन हो जाती है कि हमारा ग्वेन कहाँ चला गया, इसलिए उसकी तलाश शुरू हो जाती है। यहाँ नए शहर में आने के बाद दोनों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रहने को कमरा नहीं होता, चीजें खरीदने के पैसे नहीं होते, जो चीज वो घर से लेकर आए थे उसको भी दुकान वाले लेने को तैयार नहीं होते। वो ये शक करते हैं कि शायद इन्होंने चोरी करी हुई है और उसको ये बेचना चाहते हैं। लेकिन एक भले कपल जो होटल चलाते हैं वो ग्वेन और ईसन को देखकर समझ जाते हैं कि ये लोग पक्का परेशान हैं, इसलिए वो उससे कहते हैं तुम एक रात यहीं बिता सकते हो, पैसे बाद में दे देना। इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, कहते हैं कि हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। इसके बाद वो दोनों कमरे में आराम करने जाते हैं। कम से कम आज रात को सोने के लिए बंदोबस्त तो हो गया दोनों का। होटल की कपल बहुत बढ़िया वाली शराब और खाने पीने की चीजें भी ग्वेन और ईसन को देते हैं, जिससे दोनों पेट भर के खाते हैं और वहीं कमरे में आराम से सो भी जाते हैं। पर जब अगली सुबह उनकी आंख खुलती है दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके बैग्स गायब थे जिसमें वो सामान लेकर आए थे। सारे सोने वगैरह की चीजें भी उस बैग में थी, सब गायब। दोनों होटल के कपल से पूछताछ करते हैं कि किसी ने हमारा बैग देखा क्या, लेकिन जितने प्यार से वो कपल कल रात बात कर रहे थे ना, उनके तेवर बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि फटाफट से पैसे निकालो होटल के, उसके बगैर तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। ग्वेन और ईसन समझ जाते हैं कि रात को जो शराब इन्होंने हमको दी जरूर उसमें इन लोगों ने बेहोशी की दवा मिलाई होगी, जिससे हम बेहोश हुए और हमारा सारा सामान इन्होंने लूट लिया। ईसन और ग्वेन जब जोर जबरदस्ती से अपना सामान मांगने की कोशिश करते हैं तो वो कपल कहते हैं तुम दोनों को देखकर लगता है घर से भाग कर आए हो, पुलिस को फोन करो क्या, अभी उठा के लेकर जाएगी दोनों को। इस चीज से दोनों डर जाते हैं कि कहीं हम फंस न जाए, इसीलिए अभी तो दोनों होटल से निकल जाते हैं। पर ईसन ग्वेन से कहती है जैसा उन्होंने हमारा सामान चुराया है ना, वैसे ही हम आज रात उनका सामान चुरा लेंगे। वो लोग जानते नहीं कि किससे पंगा लिया उन्होंने, इसीलिए रात होते ही ग्वेन और ईसन चुपके से उस कपल के कमरे में घुस जाते हैं। पहले तो अपना ही सामान ढूंढते हैं, पर ना मिलने पर कपल के सामान को लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तब ईसन की नजर हेयर क्लिप पर पड़ती है, जिसे बचपन में ग्वेन ने ईसन को दिया था, और वो क्लिप उन कपल की बच्ची के सर में लगी होती है। ईसन जैसे उसको निकालने की कोशिश करती है, बच्ची जाकर शोर मचाने लग जाती है। कपल भी उठ जाते हैं और ईसन उनके हाथ लग जाती है। ग्वेन वहां से कपल का सामान लेकर दूर आ जाता है। वो कपल कहते हैं हमारा सामान वापस करो वरना इस लड़की को भूल जाओ। ग्वेन को बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो एक बढ़िया रनर तो था ही, और भागते हुए ऐसा पंच उन कपल को मारता है ना कि उनका मुंह टूट जाता है। पर इस लड़ाई की वजह से वहां पर पुलिस आ जाती है, जो इन दोनों ग्वेन और ईसन को पकड़कर जेल में डाल देती है। अब दोनों के घर से भागने की रिपोर्ट तो पहले से दर्ज थी, तो पुलिस वाले ग्वेन की माँ को फोन करके बता देते हैं कि आपका बेटा मिल चुका है, इसीलिए वो तुरंत ही ग्वेन से मिलने के लिए निकल जाती है। अब पुलिस स्टेशन में आते ही ग्वेन की माँ उसको देखकर उसे खूब डांट भी लगाती पहले कि कहा क्या हो गया तुझको, क्यों भागा घर से, और सारे गहने वगैरह लेकर कहाँ भाग गया, किधर है सारा सामान। ग्वेन सारी बातें बताता है कि होटल के कपल ने बेवकूफ बनाकर सब लूट लिया। ग्वेन की माँ तुरंत होटल आती है और उन कपल से झगड़ा करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है, और फिर अपना सारा सामान उसके पास से ले भी लेती है। जिसके बाद से क्या होना था दोस्तों, ग्वेन और ईसन को दोबारा जीजू वापस ले आया जाता है। लेकिन आते ही ईसन के चाचा उसको बहुत चिल्लाते हैं कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर क्यों वापस आई, और तेरे और उस लड़के के चक्कर क्या है, पूरे टापू पे चर्चा हो रही तुम्हारी, जा उसी ग्वेन से शादी कर ले। ठीक उसी तरह दोस्तों ग्वेन को भी उसके घर पर डांट पड़ती है कि ऐसी लड़की के साथ भागा है तू जिसका कोई अता पता नहीं, उस तरह की लड़की से शादी करेगा क्या, उसे तो स्कूल से भी निकाला गया है बढ़ चलन कहकर कि बच्चों पर गलत आरोप पड़ेगा अगर स्कूल में पढ़ेगी वो, इसीलिए उसको स्कूल से निकाल दिया। सुनकर ग्वेन को बड़ा बुरा लग जाता है कि बेचारी ईसन को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। वो तुरंत उससे मिलने जाता है, जहाँ ईसन का चाचा ग्वेन से कहता है कि ले जा इसको यहाँ से, तेरे साथ मुंह काला करके आई तू ही संभाल इसको। लेकिन तब ईसन खुद ही ग्वेन के साथ जाने से मना कर देती कि मुझे ग्वेन के साथ नहीं रहना, वो मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी कर रहा है, उसकी भीख नहीं चाहिए मुझे। ग्वेन भी परेशान है कि अचानक से ईसन को क्या हो गया, वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। तो वो ईसन के चाचा को समझाता है कि देखिए आप ही मनाइए ना कि ईसन मेरे साथ शादी कर ले, मैं उसको हर खुशी देने की कोशिश करूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा उसको। लेकिन चाचा कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो शादी के लिए मना कर रही है तो तू मना ले उसको और लेके जा। लेकिन जब ग्वेन के लाख समझाने पर भी ईसन नहीं मानती तो उसका चाचा एक अधेड़ उम्र के आदमी से
उसकी शादी की बात चलवा देता है, जिसका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है दोस्तों। उसके 2 बच्चे भी हैं, बस थोड़ा अमीर इंसान है और शहर में रहता है। वो आदमी ईसन से कहता है कि देखो मैं तुम्हारी पढ़ाई वगैरह का खर्चा सब संभालूंगा, लेकिन तुम्हें पत्नी वाले सारे काम करने होंगे, पर पत्नी वाला हक नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ एक लड़की चाहिए जो मेरे साथ रहे। वो तो तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि तुम जैसी बढ़-चलन लड़की जो दूसरे लड़के के साथ रात बिता चुकी है उसको अपने साथ रखने को तैयार हो गया हूं मैं। तुम्हें खुश होना चाहिए। ये सुनने के बाद ईसन को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा बर्दाश्त कर लेती है। शादी की बात जैसे ग्वेन को पता चलती है ना कि उसके चाचा अधेड़ उम्र के आदमी से ईसन की शादी करवा रहे हैं, वो पहले तो चाचा पर बहुत चिल्लाता है और फिर खुद ही बच्चों की तरह रोने भी लग जाता है। भागते भागते वो ईसन के पास आता है, उसी खेत में लेकर जाता है उसको जहां उन दोनों ने पहली बार किस किया था। वहां लाकर वो ईसन को अंगूठी पहनाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारी जबरदस्ती शादी हो रही है, ये अंगूठी पहनो, आज से ही हम दोनों पति पत्नी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, फैक्ट्री में काम करूंगा, तुम्हें कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन ईसन वो अंगूठी निकाल कर वहीं फेंक देती है। कहती है, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी वैसे ही मुसीबतों वाली रहेगी जैसे अभी गुजर रही है। मेरे सपनों का क्या? तुम मेहनत मजदूरी करके पेट भर दोगे, लेकिन शहर में रहने का क्या? रानियों वाली जिंदगी का क्या? वो दोगे क्या तुम मुझे? नहीं दे सकते ना, इसीलिए चले जाओ मेरी जिंदगी से। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे ना, मैं अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाऊंगी। बेचारे ग्वेन का दिल टूट जाता है कि क्या बोल रही है। वो भीगी आंखों से कहता है, बस एक बार कह दो कि जो तुम कह रही हो वो सच है। क्या मैं सच में तुम्हारे सपनों के आड़े आ रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं रखता? ईसन कहती है, मुझे किसी चीज का जवाब नहीं देना, बस इतना चाहती हूँ कि चले जाओ मेरी जिंदगी से। बेचारा ग्वेन रोते रोते चला जाता है और उसके जाने के बाद ईसन पागलों की तरह उस अंगूठी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मिलती नहीं। ईसन भी ग्वेन को बहुत चाहती है, लेकिन उसने जो भी कहा जरूर किसी मजबूरी में कहा होगा। अब आखिर वो मजबूरी क्या रही होगी वो हमें आगे पता चलेगा। ईसन की बातों से ग्वेन का दिल ऑलरेडी टूट चुका था, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसे इस बात का सुकून भी होता है कि कम से कम मेरे ना होने की वजह से ईसन खुश तो रहेगी। इसीलिए वो ईसन से दूर शहर जाने का इरादा कर लेता है ताकि रनर बनकर गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा कर सके। जिसके बाद दोस्तों हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जब ग्वेन की माँ ईसन से मिलने आई थी तो वो उससे कहती, देखो ईसन, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन ये उम्र शादी की नहीं है, ये उम्र सपने पूरे करने की है। तुम्हारे सपनों का पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते ग्वेन का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम समझदार हो, इशारा भी समझ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चले जाओ उसकी जिंदगी से दूर ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके, क्योंकि तुम उसके सपने के आड़े आ रही हो। ये थी दोस्तों वो बातें, और ये सुनने के बाद ईसन का दिल टूट जाता है कि शायद ग्वेन की माँ सही कह रही है, ग्वेन मेरे साथ रहेगा तो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ईसन ने जानबूझकर ग्वेन का दिल तोड़ा ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़कर चला जाए, वरना ईसन एक पल भी ग्वेन को खुद से दूर नहीं रख सकती थी और उसकी खुशी के लिए उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया और फिर इस अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करने को तैयार हो गई। एक तरफ वो कोई घटिया सेकंड हैंड कपड़े किराए पर खरीद रहा होता है, वो भी ईसन को शादी में पहनने के लिए, तो वहीं ग्वेन जहाज में सवार होकर शहर की ओर जा रहा है। उसकी नजर अभी भी वहीं होती है नीचे कि शायद ईसन अपना इरादा बदल ले और मुझे दोबारा अपनी जिंदगी में आने दे। ग्वेन की माँ और दादी बड़े खुश होते हैं कि हमारा प्लान काम कर गया, दोनों को अलग कर दिया हमने। लेकिन जब प्यार सच्चा हो तो सारी कायनात उन्हें तुमसे मिलाने में लग जाती है। वैसे ही ईसन के साथ भी होता है। उसे एहसास हो चुका था कि अगर ग्वेन उसको छोड़कर आज चला भी गया ना तो दोनों जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए वो उस आदमी को छोड़कर सीधे किनारे की ओर भागती है ताकि ग्वेन को रोक सके। लेकिन जब तक वो किनारे पर आती जहाज जा चुका था। वो रोते हुए पूरे दिल से ग्वेन को आवाज लगाती है कि ग्वेन मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। पहले माँ छोड़कर चली गई, अब तुम भी छोड़कर मत जाओ। और तब दूर से उसकी आवाज ग्वेन सुन लेता है। उसको महसूस हो चुका था कि ईसन उससे मिलने के लिए आई हुई है और उसे ईसन दूर किनारे पर रोते हुए भी दिखाई देती है। इसीलिए वो जहाज के कैप्टन से कहता है, जहाज को घुमा लो, मुझे वापस जाना है, अगर नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा प्लीज। लेकिन कैप्टन नहीं मानता। लेकिन ग्वेन ये मौका जाने नहीं देना चाहता था, तो वो सीधे जहाज से समुद्र में कूद जाता है, जो देखकर सभी एकदम घबरा भी जाते हैं कि ये बचेगा कि नहीं, क्योंकि जहाज बहुत दूर था। लेकिन ग्वेन को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर सिर्फ ईसन पर थी और उसे देखते देखते पूरा रास्ता तय करके किनारे आ जाता है, जहाँ आते ही दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोते हैं। दोनों के प्यार की जीत हुई। अगर ईसन ने वापस आने का फैसला नहीं किया होता तो शायद आज कुछ अनहोनी हो जाती। दोनों को देखकर सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता और उनका प्यार देखकर आखिरकार ग्वेन की माँ और दादी भी इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है, जिसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी करवाई जाती है। दोनों को भगवान की कृपा से प्यारी सी बेटी भी होती है, जिसे पाकर दोनों बड़े खुश होते हैं। ईसन ने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया था अपनी बेटी के लिए और अपनी बेटी को ही वो अपना सब कुछ मानकर उसकी देखभाल में लग जाती है। ग्वेन ने भी गोल्ड मेडल हासिल करने के सपने को छोड़ दिया। वो छोटा मोटा काम करके घर चलाता रहा ताकि ईसन और अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे सके, जो ईसन को कभी नहीं मिली उसके बचपन में। वो उन दोनों को ही अपना गोल्ड मेडल मानता है
और इस तरह ये तीनों लोगों का परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी सीन के साथ होता है ये पार्ट यहाँ पर खत्म। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी तो सीरीज की महज शुरुआत है। आगे बहुत ही परेशानियां, तकलीफ, खुशियां, ये सारी चीजें मिक्स होकर आएंगी। 3 लोगों का परिवार इस तरह से खुश रहेगा, क्या उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाएगी? नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन्स का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि ईसन बचपन में ही अपनी माँ को खो देती है, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सौतेला पिता तो निकम्मा था ही, इसीलिए ईसन को ही अपने छोटे भाई बहनों के साथ घर की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इन्हीं हालातों से लड़कर बेचारी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी ग्वेन ने उसका साथ नहीं छोड़ा, हर मोड़ पे उसके साथ खड़ा रहा और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली, जिससे उनको एक प्यारी सी बच्ची भी हुई। ईसन की जिंदगी में खुशियां तो आने लग गई थी, लेकिन ये खुशियां कब तक टिकेगी ये तो हमें आगे पता चलेगा। तो इस पार्ट की शुरुआत में ईसन को एक बेटी हो गई है, जिसका नाम वो और ग्वेन मिलकर मियोन रखते हैं। पर ग्वेन की माँ और दादी को बेटा भी चाहिए था, इसलिए वो ईसन को डेली मंदिर लेकर जाते, वहाँ 100 बार उसे माथा टिकवाते, झाड़ फूक करवाते, ताकि ईसन को बेटा हो जाए। ये चीज ईसन को पसंद नहीं आती, पर फिर भी उनका दिल रखने के लिए वो जो कहते हैं चुपचाप वो किए जाती है। लेकिन तब भी तानों का सिलसिला थमता नहीं। एक दिन ग्वेन की दादी और माँ मियोन को बाकी मछुआरों के पास लेकर जाते हैं, ताकि उसको भी सिखाया जा सके कि कैसे गोताखोर बना जाता है, जिससे बड़ी होकर मियोन भी अपनी नानी की तरह मछलियां पकड़ेगी, समुद्र से लगाव होगा, ऐसी कई सारी चीजें। ईसन को बेटा तो पैदा नहीं हुआ, तो घर संभालने के लिए मियोन कोई काम में हाथ बटाना होगा। और बाकी जितने भी फीमेल मछुआरे थे जो ईसन की माँ के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो सारी महिलाएं उससे कहती है, देखो तुम मियोन को यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? तुम्हें पता है ना, हैन की जान भी समुद्र के अंदर बार बार जाने से गई थी। इसी वजह से तुम्हारी माँ हैन ने तुम्हें कभी भी मछुआरा नहीं बनने दिया, मना किया था उन्होंने। लेकिन अब तुम ईसन की मर्जी के बगैर मियोन को मछुआरा बनाना चाहती हो, ये ठीक नहीं है। पर यहाँ ग्वेन की माँ और दादी कहती है, हमारे परिवार के मामले में टांग मत घुसाओ तो बेहतर ही होगा। इतना कहकर वो दोनों मियोन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इधर ईसन अपनी माँ के घर पर आती है, क्योंकि उस घर को बेचा जा रहा है। ईसन के सौतेले पिता ने काम धंधा तो किया नहीं, इसलिए वो घर बेचकर दूसरी जगह रहने जा रहा है। यहाँ कर ईसन को पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अब यहाँ ईसन की दूसरी माँ उससे कहती है, देखो मैं माँ कहलाने लायक तो नहीं हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी माफी मांगना चाहती हूँ। आज जब खुद माँ बनी हूँ तो ऐसा एहसास हो रहा है कि बच्चे अपने हो या दूसरे के, उनसे उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें इस घर से कुछ भी चाहिए ले सकती हो बेटा, तुम्हारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से। फिर वो एक छोटी साइकिल भी मियोन के लिए ईसन को दे देती है कि मियोन इसको चलाकर खुश हो जाएगी। ये देखकर ईसन भी उसको माफ करते हुए साइकिल ले लेती है और वहाँ से खुशी खुशी घर आकर मियोन से कहती, देखो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। पर साइकिल देखकर ग्वेन की दादी कहती है, मियोन ये साइकिल कभी नहीं चलाएगी। हमारे टापू पर लड़कियां सिर्फ घर के काम कर सकती हैं या गोताखोर बन सकती है, ये सब करने से अपशगुन होगा। पर यहाँ पे ग्वेन ईसन को इशारा कर देता है कि छोड़ो यार, चिंता मत करो, माँ और दादी को मैं संभाल लूंगा। पर फिर भी ईसन ग्वेन को उदास नजर आती है। वो उससे इसका कारण पूछता है तो वो कहती है, मुझे काम से कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर के सारे काम कर देती हूँ, लेकिन फिर भी माँ और दादी मुझे ताने देती है, बुरा भला कहती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ग्वेन कहता है, मैं उनको समझाऊंगा कि वो ऐसा ना कहें। तब ईसन कहती है, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं है, कुछ करना है तो मियोन के लिए करो। हम दोनों ने अपने सपने कुर्बान कर दिए मियोन के लिए, पर मियोन के सपने कुर्बान नहीं होने चाहिए। वो गोताखोर नहीं बनेगी, पढ़ लिख कर काबिल बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, उसे ऐसे अंधविश्वास में मत फंसा देना। तो ग्वेन कहता है, चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। डांट ताने सब खाकर भी ईसन अपनी बच्ची और ग्वेन के साथ बड़ी खुश होती है, लेकिन ये खुशियां कब तक रहेगी इसका तो बस उनको अंदाजा ही नहीं था। इसके बाद जब ग्वेन काम पर चला जाता है तो उसकी माँ और दादी ईसन को बुलाकर उससे कहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेकर मियोन को तैरना सिखाओ ताकि वो भी गोताखोर बन पाए। सुनकर ईसन को बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो सारी चीजें तोड़ फोड़ करने लग जाती है कि मैंने कहा था ना मियोन गोताखोर नहीं बनेगी। ये सुनकर तो ग्वेन की माँ को बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्या आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे हमसे इस तरह बात करने की, शर्म नहीं है तेरे पे? इतना कहकर वो ईसन को थप्पड़ मार देती है। पर तभी वहाँ पर ग्वेन पहुंच जाता है जो सारी चीजें देख लेता है। उसकी माँ और दादी कहने लग जाते हैं कि देख बेटा, ये ईसन किस तरह हमसे जबान लड़ा रही थी, इसको बात करने का तमीज नहीं है, घर से निकाल दे इसको, परेशान करके रखा हुआ इसने। पर ग्वेन मियोन और ईसन के हाथ पकड़कर अपनी माँ और दादी से कहता है, इतनी ही चुभती है ना आपको ईसन, तो ठीक है, वो आइंदा आपको कभी नजर नहीं आएगी, क्योंकि अब से मैं उसको यहाँ पर रहने ही नहीं दूंगा। मैं आज ही अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक घर छोड़कर जा रहा हूँ। अभी तक सिर्फ मैं ईसन के कहने पे चुप था, लेकिन अब बस बहुत हो गया। इतना कहकर वो ईसन और मियोन को घर से लेकर चला जाता है। जाते जाते तो उसकी माँ और दादी बस देखते रह जाते हैं। अब ग्वेन एक बूढ़े कपल के खाली पड़े घर में रहना शुरू कर देता है, जिसका किराया काफी कम होता है। वो बूढ़े कपल बहुत ही अच्छे इंसान मालूम होते हैं, बस उन्हें किराया टाइम पर चाहिए होता है, क्योंकि उसी किराए से उनका घर चलता है। अब एक बार वो बूढ़े
मकान मालिक ग्वेन के पास आते हैं। ग्वेन समझ जाता है ये किराया मांगने आए होंगे। ग्वेन कहता है अगले हफ्ते मैं आपको किराया दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो बूढ़े अंकल कहते हैं किराया देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे किसी पहचान वाले ने पहले पूरे 3 महीने का एडवांस किराया दे दिया है, तो इसी खुशी में आज का खाना हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। ग्वेन और ईसन दोनों हैरान कि यार ये कौन हमारा किराया देकर चला गया, हम तो जानते भी नहीं उसको। असल में दोस्तों ईसन के सौतेले पिता की पत्नी ने ही वो किराया दिया था। उसको एहसास हो चुका था कि इतने सालों तक ईसन के सौतेले पिता ने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, बल्कि बेचारी ईसन ने ही खेती वगैरह करके सब्जियां बेचकर घर चलाया। इसीलिए वो ईसन के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि अभी ईसन बड़ी मुसीबत से गुजर रही है ना। इसी वजह से उसने अपना नाम जाहिर न करते हुए उसके मकान मालिक को 3 महीने का एडवांस किराया दे दिया। अगले सीन में ईसन की माँ के दोस्त मछुआरे ईसन से मिलने आते हैं ताकि उसका हालचाल जान सके। उसको खुश देखकर उनको भी बड़ा अच्छा लग जाता है, पर वो ईसन के लिए एक दुखद खबर भी लेकर आए होते हैं। कहते हैं कि ईसन, तुम्हारा पति ग्वेन जिसके लिए काम करता है, मछलियां पकड़ता है, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही अधेड़ उम्र का आदमी शैन है, जिससे शादी के लिए तुमने मना कर दिया था पहले। शैन का भाई टापू का चीफ है, इसीलिए ज्यादातर मछुआरे और उनके जहाज शैन के अंडर में आते हैं। किसी को भी काम करना हो तो उसके जहाज पर ही काम करना पड़ता है। पर जब से तुम्हारी शादी ग्वेन से हुई है ना, तो शैन ग्वेन से बहुत ही नफरत करने लग गया है। पैसे तो कम देता ही है, लेकिन मारता भी बहुत ज्यादा है उसको। और बेचारा ग्वेन तुम्हारे और मियोन के लिए सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता रहता है। उसी समय दोस्तों ग्वेन भी काम पर से घर लौट आता है, जिसके हाथ में चोट लगी होती है, क्योंकि रात को जहाज तूफान में फंस गया था। लेकिन फिर भी शैन ने जबरदस्ती मछलियां पकड़ने के काम पर ग्वेन को लगा के रखा हुआ था, जिससे ग्वेन की उंगलियां टूट चुकी थी। वो ये चोट छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, पर ईसन उसको देख लेती है, जिसको देखकर बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है हमसे भी ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए काम हो गया है क्या, जो तुमने चोट पर पट्टी नहीं लगाई? पता है ना तुम्हें, तुम्हारी चोट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर ग्वेन उससे माफी मांगता है और ईसन उसको डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी मरहम पट्टी कर देती है। पर अभी भी वो उससे नाराज है। ग्वेन डेली काम से आता तो उसका शरीर जगह जगह से चोट खाया हुआ होता, लेकिन फिर भी वो अपनी चोट छुपाता रहता ताकि ईसन परेशान ना हो। बेचारी ईसन कुछ कह भी नहीं पाती, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो दिन में एक वक्त का खाना भी घर में नहीं पकेगा। लेकिन ईसन एक समय निकालकर शैन के घर पर जाती और उसकी पत्नी को समझाने की कोशिश करती है कि देखो ग्वेन के साथ तुम्हारा पति ऐसा ना करे। हाँ दोस्तों, शैन ने दूसरी लड़की को शादी करके फंसा दिया था, जिसके खुद के शरीर पर भी कई चोटों के निशान होते हैं। ईसन को उसको देखकर अपना भविष्य याद आने लग जाता है कि अगर मैं शैन के साथ शादी कर लेती तो मेरी भी पक्का यही हालात होते। इसीलिए वो फैसला कर लेती कि बस बहुत हो गया, मैं ग्वेन को अब और इसे शैन के साथ काम नहीं करने दूंगी। तो वहीं ग्वेन भी जब काम पूरा करके घर जा रहा होता है, तभी शैन उससे कहता है अभी काम पूरा नहीं हुआ है और काम करना बाकी है। लेकिन ग्वेन को तो जाना था, तो शैन उससे कहता है कि बड़ी याद आ रही है तेरे को ईसन की, मन नहीं भरा क्या उससे? शादी से पहले ही कांड कर दिया था तुमने, अब तक तो मन भर जाना चाहिए था। ये सुनकर ग्वेन को बड़ा गुस्सा आता है कि इसकी हिम्मत कैसे भी ईसन के बारे में इस तरह बहकी बहकी बातें करने की। इसीलिए वो कह देता है कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ और काम करने वाला ही नहीं, डेली अपने चोटों के निशान ईसन से छुपाता रहता हूँ। कितनी तकलीफ होती है उसको पता है? ये तुम कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम दूसरों को सिर्फ तकलीफ देना जानते हो। ये सुनकर शैन उसको मारते हुए कहता है कि मुझसे जबान लड़ाता है, निकल जा भी क्या भी यहाँ से, खाने को पैसे नहीं है और एटीट्यूड देखो जरा। तभी वहाँ पर ईसन आ जाती है, जो शैन को खूब गालियां देकर ग्वेन से कहती है भगवान ने साथ दिया तो हम अपनी नाव जरूर खरीदेंगे, लेकिन ऐसे इंसान के साथ तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ दोनों ने ठान लिया होता है कि नाव खरीद लेंगे, लेकिन नाव के पैसे भी तो चाहिए, जो उनके पास फिलहाल तो नहीं है। मछलियां पकड़ने के अलावा दूसरा काम ग्वेन को आता नहीं, इसीलिए वो नए नए काम सीखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको जल्दी कोई काम नहीं मिलता। घर में खाने तक को पैसे नहीं बचे होते हैं, ऊपर से ईसन दोबारा माँ बनने वाली है, और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपनी दादी के पास आ जाती है ताकि उनसे कुछ मदद मांग सके। उसका चाचा कहता है कि फिर तो मुंह उठाकर आ गए यहाँ पर, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तेरे पास, हमारी हालात भी अभी खराब चल रही है, हम अपने घर का खाना भी तुझे दे दें क्या? बेचारी ईसन के पास यही इकलौता एक रास्ता था, लेकिन यहाँ से भी निराशा ही हाथ लग जाती है, इसीलिए वो रोते रोते घर वापस आ जाती है। ग्वेन फिर उसको दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा, हमारे भी देखना अच्छे दिन आ जाएंगे, बस इंतजार करो। तभी घर पे ईसन की दादी आ जाती है, जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी ईसन को देते हुए कहती है ये पैसे लो और इनसे नाव खरीद कर खुद का बिजनेस चालू करो। ईसन कहती दादी आप ये मुझे क्यों दे रही है, चाचा को पता चलेगा तो वो तो चिल्लाएंगे आप पे। पर दादी कहती उसकी फिक्र मत करो, तेरी माँ को भी मैंने काफी तकलीफ दी है, लेकिन बेचारी हंस हंस कर सारी तकलीफें सह जाती थी। मरने से पहले वो मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दिया था। ये भी कहा था उसने कि जिंदगी में ईसन हर कोशिश करेगी, सारे हालातों से गुजर जाएगी, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाएगी, लेकिन अगर कभी किस्मत इस मोड़ पर उसको लाकर खड़ा कर दे और वो वापस आपसे मदद मांगने आए तो उसका हाथ थाम लेना। बस तुम्हारी माँ की यही बात मुझे याद आ रही थी।
इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है, भगवान ने चाहा तो तुम्हें बहुत तरक्की होगी। ये सुनकर ईसन की आंखें भर आती हैं कि माँ तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन आज भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद ग्वेन उन पैसों से एक नाव खरीदता है। सारे मछुआरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि अब ईसन के घर भी खुशी आएंगी। सभी जश्न मनाते हैं, लेकिन तभी ईसन के पेट में हो जाता है दर्द और उसका डिलीवरी का टाइम हो जाता है। ग्वेन भी जल्दी उसको वैद्य के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो एक बेटे को जन्म देती है। बेटे की खुशी से तो ग्वेन की माँ और दादी इतने खुश होते हैं कि क्या बताएं। उसी के साथ साथ इनके काम में भी तरक्की हो जाती है। ग्वेन अब इतने पैसे कमा लेता है कि वो ईसन और अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकता है, उनको एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। और अब ग्वेन की माँ ने भी ताने मारने बंद कर दिए हैं। वो अब उससे बड़ी खुश रहने लग जाती है। ग्वेन किराए के घर में रहता था, लेकिन अब उसने खुद का घर खरीद लिया है। वो जब ईसन को नया घर दिखाने के लिए लेकर जाता है तो वो उस घर को देखकर रोने लग जाती है, क्योंकि ये वही उसकी माँ का घर था जिसे ईसन के सौतेले पिता ने बेच दिया था। पर अब उसी घर को ग्वेन ने खरीद लिया है। उस घर में आते ही ईसन की पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती है। अपनी माँ के साथ बिताए गए पलों को वो याद करती है। ग्वेन कहता है, अभी तो ये घर छोटा है, भगवान ने चाहा तो इससे भी बड़ा घर खरीद लेंगे। लेकिन ईसन कहती है, ये घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। आज तक कभी मेरे पास कोई घर नहीं था, जहाँ गई वहां से निकाल दिया, लेकिन अब मैं भी शान से इस घर में रह सकती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया ग्वेन, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। ग्वेन भी ईसन को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे ग्वेन को तरक्की होती जाती है। घर में सारी जरूरत की चीजें मौजूद होती हैं और अब वो दोनों अपने जैसे मजदूर लोगों की मदद भी करते हैं। ईसन एक बार फिर से माँ बनने वाली होती है और अब वो एक लड़के को दोबारा जन्म देती है। 2 बेटे और 1 बेटी ईसन को अब तक हो चुके हैं, जिससे उनका परिवार बड़ा खुश होता है। टापू पर नए चीफ बनने के इलेक्शन भी होने वाले होते हैं। वो अपने भाई की पोजीशन ले लेता है, लेकिन अब भी एक पोस्ट खाली होती है डेप्यूटी चीफ के लिए, जिसके लिए वोटिंग होनी थी। सारे टापू वाले कहते हैं ईसन बनेगी डेप्यूटी चीफ, तो शैन फिर बीच में टांग अड़ाता है कि एक लड़की वो भी डेप्यूटी चीफ, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। पर सारे लोग कहते हैं इज्जत से ईसन को डेप्यूटी चीफ बना दो, वरना अगर वो वोटिंग पर खड़ी हो गई तो फिर भूल जाओ कि तुम चीफ भी बनने के लायक बचोगे, वो पोजीशन भी तुमको नहीं मिलेगी। शैन को पता चल चुका था कि ईसन सारे गांव के मछुआरों की मसीहा बन चुकी है, कोई भी मेरा साथ नहीं देगा, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ईसन को डेप्यूटी चीफ बना देता है। ईसन हर मछुआरे के लिए अच्छे अच्छे काम करती है, जो भी मजबूर होता है उसके साथ खड़ी होती है। अब ऐसे ही एक रात ग्वेन अपनी नाव को कलर कर रहा होता है, तो वो ईसन से कहता है, आओ नाव पर हम सब नाम लिखते हैं अपने अपने। पर ईसन कहती, नहीं, मैं नाव पर नहीं आ सकती। लोगों का कहना है कि लड़कियां नाव पर जाती हैं तो अपशगुन होता है, इसलिए रहने दो। पर ग्वेन कहता है, मैं ये सब नहीं मानता, मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। कभी किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो तुम लोग ही तो मेरा सहारा हो, इसीलिए ये बेकार की बातें छोड़ो, तुम यहाँ आ जाओ। सुनकर ईसन बड़ी खुश हो जाती है और वो सभी नाव में सवार होकर समुद्र की सैर करने निकल जाते हैं। ग्वेन सभी को पूरे समुद्र की सैर करवाता है, जहाँ सभी बड़े खुश भी होते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला था उनकी जिंदगी में जिसकी कल्पना भी ग्वेन और ईसन ने कभी सपने में भी नहीं की थी। कुछ समय गुजर जाने के बाद एक दिन ईसन चैरिटी में डालने के लिए पैसे एनवलप में रख रही होती है और उसका सबसे छोटा बेटा वहीं पर खाना खा रहा होता है। उसको चॉकलेट भी खानी थी, तो वो ऊपर से चॉकलेट का डब्बा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो डब्बा ही नीचे गिर जाता है और सारी चॉकलेट्स बिखर जाती है। ईसन को गुस्सा भी आता है, तो वो उसको डांट लगा देती है कि मैंने मना किया था ना चॉकलेट खाने से, 2 मिनट रुक नहीं सकते क्या? अब सब साफ करना पड़ेगा, बताओ। बेचारा बच्चा डांट सुनकर रोने लग जाता है और ईसन से कहता है कि माँ मुझे गले लगा लो, लेकिन ईसन उसको गले लगा पाती। तभी मियोन की दोस्त घर आकर ईसन से कहती है, आंटी जल्दी चलिए, मियोन को चोट लग गई है। कि सुनकर तो ईसन को बड़ी घबराहट होती है और वो जल्दी जल्दी मियोन के पास जाने लगती है। जाते जाते वो पड़ोस से कह देती है कि मेरे दोनों बेटों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। लेकिन पड़ोसी नींद में थी, तो वो बस हाथ हिलाकर कह देती है कि ठीक है, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि ईसन ने कहा क्या। इसके बाद ईसन मियोन के पास जाकर उसको रिटर्न घर लेकर जा रही होती है। रास्ते में उसको खूब डांट भी लगाती है कि तूफान आने वाला है, ऐसे तूफान में साइकिल चलाने जाओगे तो चोट नहीं लगेगी तो क्या लगेगा, बिला वजह परेशान करके रख दिया, बताओ। लेकिन जब वो दोनों घर आते हैं, ईसन के दोनों बेटे घर पर मौजूद नहीं होते। वो पड़ोसी से पूछती है, पर पड़ोसी जवाब देती है, मुझे क्या पता कहाँ गए, मैं थोड़ी देखा उनको। बस दोस्तों, होना क्या था, ईसन को सदमा लग जाता है कि मेरे बच्चे कहाँ चले गए। वो हर तरफ आवाज लगाती है। तभी मछुआरे बड़े बेटे को लेकर आ जाते हैं, जो समुद्र किनारे चला गया था। उसको देखकर तो ईसन की जान में जान आती है। वो कहती है कि बेटा तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, वो भी तो तुम्हारे साथ गया था ना। तो वो अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ, मैंने अपने छोटे भाई को नहीं देखा, मैं तो अकेले गया था। ईसन की धड़कनें अब बहुत तेज हो जाती है। सभी मछुआरे पूरे टापू पर यह खबर फैला देते हैं कि ईसन का छोटा बेटा गायब हो चुका है। टापू पर सभी एक दूसरे को जानते थे, तो पूरा टापू बच्चे को ढूंढने में लग जाता है। ग्वेन को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो
भी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बेटे को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन कहीं भी बच्चे का नामो निशान नहीं होता। ऊपर से तूफान इतना तेज कि बच्चे को तो छोड़ो, टापू के किनारे कोई बड़ा आदमी खड़ा रहे तो उसको भी समुंदर अपने अंदर घसीट ले। कई घंटों तक ढूंढने के बाद आखिर ईसन को उसके बेटे की खबर मिलती है, लेकिन जैसा वो सुनना चाहती थी खबर वैसी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि बच्चे को समुद्र में मृत अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेचारा छोटा बच्चा खेलने के बहाने घर से निकला और तूफान ने उसको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बच्चे की जान चली गई। ईसन को लगता है सदमा। वो सभी के बीच ही अपने बच्चे को गोद में लेकर कहती है, मेरे बच्चे, तुझे मेरी गोद में आना था ना, देख तू मेरी गोद में, एक बार आंखें तो खोल ले, मम्मी तुझको चॉकलेट देगी, कभी डांट नहीं लगाएगी। लेकिन अफसोस की बहुत देर हो चुकी थी। तो वहीं ग्वेन, जो अपने परिवार की खुशी के लिए बड़ी सी बड़ी मुसीबतों का सामना भी कर देता है, कभी हिम्मत नहीं हारता, लेकिन आज अपने बच्चे को इस तरह मृत देखकर उसका भी दिल टूटकर वो रोने लग जाता है। सच में दोस्तों बहुत इमोशनल सीन होता है। पूरे टापू पर मातम छा जाता है। जिस समंदर की ईसन पूजा करती थी कि उसने ही तरक्की दिलाई है समंदर ने, आज उसे समंदर से सख्त नफरत हो जाती है कि उसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। ग्वेन की माँ भी अक्सर ईसन के पास आकर उसको समझाती है, दिलासा देती है कि जिंदगी हमारे साथ अलग अलग तरीके से खेलती है बेटा, हमें टेस्ट करती है, लेकिन हमें उस टेस्ट को पार करके आगे बढ़ना होता है। अपनी माँ को ही देख लो, उसने भी सारी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रही। तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन ईसन से ये हो नहीं पाता। वो खुद को कोस रही होती है कि कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं, जो बच्चे को आखिरी बार गोद में भी नहीं उठा पाई। ग्वेन ने भी काम पे जाना बंद कर दिया होता है। सारा दिन वो अपने बच्चे की याद में बिल्कुल बेसुध होकर पड़ा रहता है। माता पिता की ऐसे हालात के असर दोनों बच्चों पर भी नजर आते हैं। बड़ा बेटा ईसन से कहने लग जाता है कि माँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ अपने भाई की मौत का, अगर मैं घर में रहता तो वो भी भागने की कोशिश ना करता। उस तरह मियोन भी ग्वेन से कहने लग जाती है कि माँ, मेरी वजह से इस दुनिया से मेरा भाई चला गया, अगर मैं साइकिल चलाने के लिए गई ना होती तो आप वहाँ ना आती और भाई घर से नहीं जाता। दोनों बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ईसन और ग्वेन को समझ आ चुका था कि उनको आगे बढ़ना ही होगा, जिंदगी के इस टेस्ट को पार करके दोबारा जिंदगी की शुरुआत करनी होगी, वरना जो अभी उनके पास है वो उसको भी खो देंगे। इसीलिए सबसे पहले ग्वेन 3 दिन के बाद थोड़ा सा खाना मुंह में डालता है और काम पर जाने को तैयार हो जाता है। मियोन अपने पिता के जूते वगैरह साफ करती है ताकि उसके पिता खुश रहें। इस तरह से धीरे से ही, लेकिन ना चाहते हुए भी, ईसन और ग्वेन अपने बेटे को भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्वेन कहता है, हर तूफान हमें कुछ सबक सिखा कर जाता है, लेकिन हर तूफान के बाद एक नया सवेरा जरूर होता है। जो भी हमें भगवान ने दिया है, हमें बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ईसन कहती है, मैं अपने बच्चे को कैसे भुला दूं, सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं ही हमेशा उसको टापू के किनारे ले जाया करती, उसको बताती कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, पापा सारे तूफान को पार करके यहाँ आ जाएंगे। और यही वजह रही होगी कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए टापू के किनारे चला गया होगा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पर ग्वेन दोबारा उसको समझाने में लग जाता है कि भूल जाओ। पर दोस्तों भूल तो वो भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसको हिम्मत बढ़ानी होगी, वरना उसका परिवार बिखर जाएगा। पर उसकी हिम्मत तो तब जवाब दे जाती है जब वो अपने बेटे का डेथ सर्टिफिकेट लेने जाता है। वो सर्टिफिकेट के फॉर्म पर जब अपने बेटे का नाम लिख रहा होता है ना, तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो नाम लिखकर वहीं पर फूट फूट कर रोने लग जाता है। पहले परेशानी पैसों की थी, जिसे वो तो पार कर गया, लेकिन अब जो परेशानी आई थी उसे पार कर पाना शायद ही मुमकिन होगा। पर जो भी हुआ था, टापू वाले हमेशा उन दोनों के साथ होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये दोनों खुद का ख्याल तो नहीं रखेंगे, तो टापू वाले ही डेली अच्छा अच्छा खाना बनाकर उनके घर भिजवाया करते, जो देखकर ईसन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाया करती। वो कहती, जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आपका साथ देने वाले लोग आपके साथ है ना, तो हर परेशानियां धीरे धीरे करते कमजोर हो जाती हैं। अब हमें 1987 का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्वेन और ईसन अब बूढ़े हो चुके हैं। वो दोनों मियोन के आने के इंतजार में होते हैं। ग्वेन ईसन से कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मियोन को शहर के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो वो यहीं टापू पर रहेगी और आगे चलकर चीफ बनते हुए टापू को संभालेगी। मैं अपनी बच्ची को परेशान नहीं देखना चाहता, तो देखो तुम भी एडमिशन ना मिलने पर मुंह मत लटका लेना, वरना उसको बुरा लगेगा। तभी घर पे मियोन आ जाती है, जो अपने माता पिता से कहती है, मेरा एडमिशन हो गया और अब से मैं शहर में पढ़ूंगी। दोनों माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ईसन का सपना था कि वो शहर के कॉलेज में पढ़े। वो खुद का सपना तो पूरा नहीं कर पाई, पर अपनी बेटी का सपना पूरा करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो और ग्वेन दोनों मियोन के कॉलेज आते हैं ताकि देख सके कि कॉलेज कैसा है। वहाँ वो मियोन की फोटो खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोटो में तीनों नहीं आ पाते। तो वहाँ पर खड़ा एक लड़का ग्वेन से कैमरा लेकर कहता है, एक काम कीजिए, आप तीनों एक साथ खड़े हो जाइए, मैं फोटो निकाल लेता हूँ। वो एक फोटो तो तीनों का खींचता है, लेकिन बाकी के 2 में उसने सिर्फ मियोन की फोटो खींची थी, क्योंकि वो लड़का पहली नजर में मियोन को पसंद करने लग गया था। ग्वेन जब हर फोटो को देखता है ना, तो वो भड़क जाता है कि उस बदमाश ने मियोन की फोटो अलग खींची, वो मेरी बच्ची पे लाइन मार रहा था, वहाँ छोड़ूंगा नहीं उसको। और ईसन कहती है, अरे इतना गुस्सा नहीं करते, हमारी बच्ची बड़ी हो रही है, कॉलेज की जिंदगी ऐसी ही होती है, मियोन जो करना चाहे हमें उसको रोकना नहीं चाहिए।
हमें बस वो खुश चाहिए। इसके बाद वो दोनों दोबारा टापू पर आ जाते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी का संघर्ष अभी तक खत्म नहीं होता। यहाँ तक आने में इन्होंने बहुत मुसीबतें झेली और अभी तो और मुसीबतें झेल ली है। तो आगे चलकर क्या मोड़ लेगी ये स्टोरी, मिलते हैं अगले पार्ट में इस कहानी के साथ। तो अभी इस पार्ट की शुरुआत में टापू पर शैन सभी मछुआरों को भगा रहा होता है कि अगले 1 महीने तक सड़क पर कोई धंधा नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओलंपिक्स होने वाले हैं। ओलंपिक की बोट्स यही टापू से होकर गुजरेंगी और ये बोला जाता है कि मीडिया में ऐसी गंदी जगह दिखाएंगे तो दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश का, इसीलिए 1 महीने तक इस जगह को अच्छे से साफ करना है। लेकिन यहाँ सभी मछुआरे जिद पर आ जाते हैं कि 2 मिनट्स के लिए बोट जाएगी और उसके लिए हम महीने भर यहाँ काम छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो सभी के सभी ईसन को बुला लेते हैं और अपना दुखड़ा उसको सुनाते हैं कि अब तुम ही हमारा कुछ कर सकती हो। सरकार ने तो शैन की जेब गर्म कर दी है, इसलिए वो हमें धंधा करने नहीं दे रहा। और यहाँ ईसन को दोस्तों राजनीति का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन अपने जैसे गरीब लोगों को वो तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो गाड़ी के नीचे लेट जाती है कि अगर लोगों को धंधे से हटाना है तो मेरे ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर आगे बढ़ना होगा। ये देखकर शैन का भी दिमाग फिर जाता है कि ये पागल औरत कभी नहीं सुधरेगी। ईसन की जिद के आगे सभी को हार माननी पड़ जाती है, जिससे अब ओलंपिक की बोट्स ऐसे ही यहाँ से गुजरेगी जहाँ पे सारे लोग अपना धंधा करते रहेंगे। और इस चीज से सभी खुश हो जाते हैं कि ईसन हमारे लिए कितना कुछ सोचती है। देखते देखते दोस्तों गाँव के लिए नए चीफ बनने का इलेक्शन आ जाता है। पूरे गाँव वालों की जिद होती है कि इस बार ईसन इलेक्शन में खड़ी हो जाएगी और अगली चीफ बनेगी और शैन के अत्याचार से सभी को मुक्त कर देगी। लेकिन तब गाँव वालों की खुशी के लिए ईसन भी इलेक्शन में खड़ी हो जाती है। शैन ने तो टापू वालों को अच्छा खाना, मर्दों को शराब वगैरह देना शुरू कर दिया था ताकि सभी का वोट वो अपनी तरफ कर सके। पर सारे लोग खाते तो उसका, लेकिन गुण ईसन के गाते हैं कि वही हमारी चीफ बनने के लायक है। शैन दोबारा सभी को भड़काता है कि वो बड़ चलन औरत है, पता है शादी से पहले माँ बन गई थी। ऐसी औरत को चीफ के तौर पर देखना कौन चाहेगा। मैं तो एक इज्जतदार आदमी हूँ, थोड़ा बहुत ही लोगों को परेशान करता हूँ, लेकिन मेरा रुतबा पूरे टापू पर फैला हुआ है। कोई भी मेरे ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकता, क्योंकि मैंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है। अब यहाँ ग्वेन भी अपने दोस्तों को घर से खाना वगैरह बनाकर दे दिया करता और उनसे रिक्वेस्ट करता कि ईसन को ही वोट करे ताकि वो चीफ बन जाए, क्योंकि ईसन की माँ हैन ने सपना देखा था कि ईसन टापू पर चीफ बनेगी और जब ऐसा होगा तो पूरे टापू पर मिठाइयां बांटेंगी वो। लेकिन वो तो नहीं रही। तो बाकी लोग ग्वेन से कहते हैं कि यहाँ वो शैन लोगों को बहुत ही अच्छा खाना और दारू बांट रहा है और तू है कि रूखा फीका खाना ही दे रहा है। लेकिन भाई फिर भी तू चिंता मत कर, हम सभी तेरे साथ है। देखना ईसन ही अगली चीफ बनेगी, हमारा वोट जाएगा ईसन को ही। इस चीज से ग्वेन में भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है। अब अगले सीन में ईसन को उसके बेटे के स्कूल में बुलाया जाता है। बेचारी ईसन ये सोचकर स्कूल आई थी कि उसके बेटे की तारीफ होगी, पर स्कूल में आते ही टीचर तुरंत ईसन को पार्किंग एरिया में लेकर जाती है और सारी गाड़ियों को दिखाकर कहती है कि देखो तुम्हारे लाडले जून की हरकतें। गाड़ियों का लोगो, उसके नाम वगैरह निकाल कर बेचने का काम करता है। स्कूल में पढ़ाई छोड़कर लड़कियां पटाने पर ज्यादा ध्यान देता है। जुआ तक खेलता है तुम्हारा बच्चा स्कूल में। आपकी बेटी मियोन भी तो इसी स्कूल से पढ़कर स्कॉलरशिप हासिल की है, लेकिन आपका ये बेटा उसका 1% भी नहीं है। अलग अलग परवरिश दी है क्या आपने अपने बच्चों को? देखो अगर ये जल्दी नहीं सुधरा ना तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बेचारी ईसन का ये सुनकर दिल टूट जाता है। वो जून को खूब डांट भी लगाती है कि ऐसा क्यों करते हो, मियोन से कुछ सीखो। वो शहर में स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रही है और तुमसे एग्जाम्स तक पास नहीं हो रहे, आखिर कब सुधरोगे? और जून तो भड़क जाता है कि जब देखो बस मियोन की तारीफ, मियोन ऐसी है, मियोन वैसी है, उसकी तरह बनो। उसकी तारीफ सुन सुनकर ही मैं ऐसा हो गया हूँ। अरे नहीं बनना मुझे मियोन की तरह। उसके खर्चे उठाते उठाते तो हम फिर से गरीब होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों वहीं हम मियोन को देखते हैं जो शहर में रहती है। यहाँ स्कॉलरशिप के पैसे से उसके एडमिशन भी हुआ और रहने को जगह भी मिली थी, पर अब स्कॉलरशिप के पैसे खत्म हो रहे हैं और शहर में घर का किराया भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मियोन पार्ट टाइम ट्यूटर का भी काम करती है। अपनी क्लास की एक अमीर जिद्दी लड़की के घर जाकर उसको पढ़ाने का काम करती है और उस लड़की को ढंग से नाम की स्पेलिंग भी लिखना नहीं आता। लेकिन मियोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कॉलेज से छुट्टी होने के बाद उसी लड़की के घर चली जाती है ताकि उसको बस पढ़ा सके। पर वो लड़की ढंग से पढ़ती नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि उस लड़की का सपना है सिंगर बनना। लेकिन लड़की की माँ चाहती है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन हासिल करे। यहाँ टापू पर शैन पड़ोस की रहने वाली एक महिला के साथ अपने घर पर ही गलत करने की कोशिश करता है। वो महिला भी इसके लिए मना नहीं करती क्योंकि शैन के पास पैसे हैं। लेकिन तभी टापू के कुछ लोग दोनों को ये करते हुए देख लेते हैं और उससे कहते हैं कि बड़ा शराफत का ढोंग करता है, तेरी सच्चाई तो दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। देखते देखते पूरे टापू पर एक खबर फैल जाती है कि शैन का पड़ोस की महिला से चक्कर चल रहा है, खुद की बीवी के होते हुए भी। इस चीज से तो जो लोग शैन के सपोर्ट में थे ना, वो भी अब उसके खिलाफ हो जाते हैं और सभी ईसन को वोट देकर टापू का अगला चीफ बना देते हैं। इस चीज से पूरे टापू पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। ईसन की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि आज वो अपना सपना ही नहीं लेकिन अपनी माँ का सपना भी पूरा करते हुए टापू की चीफ जरूर बन गई है। इस खुशी के मौके पर उसको सबसे ज्यादा अपनी माँ याद आ रही होती है कि काश आज वो भी जिंदा होती तो खुशी के मारे पूरे टापू पर ढोल नगाड़े बजाती। इधर शहर में मियोन जिस लड़की को पढ़ाती है ना, उस लड़की की माँ मियोन से कहती है कि देखो तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि मेरी बेटी का कुछ नहीं हो सकता, वो पढ़ाई करने वाली है नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका एडमिशन एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में हो जाए जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मैंने तुम्हारा नकली डॉक्यूमेंट बना दिया है। मेरी बेटी की जगह तुम्हें जाकर एग्जाम देना होगा ताकि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो जाए। तुम ये करती हो तो शहर में मौजूद एक
एक बड़ा फ्लैट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। मुझे पता है शहर में रहना कितना मुश्किल काम है, लेकिन खुद का फ्लैट हो तो चीजें आसान हो जाती है। ये सुनकर मियोन तुरंत उस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहती है, माँ पापा ने हमेशा एक चीज सिखाई है, जो भी हासिल करो खुद की मेहनत पर करो। गलत रास्ते पर चलकर कुछ समय का आराम जरूर होता है, लेकिन बाद में सिर्फ परेशानियां ही मिलती है, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकती। माँ पापा को पता चला तो उनका सर शर्म से झुक जाएगा। इतना कहकर वो घर से चली जाती है, पर उस लड़की की माँ को आ जाता है गुस्सा, तो वो मियोन पर झूठा आरोप लगा देती है कि ये मेरे घर पे डायमंड रिंग चुरा कर भागी है। इसलिए पुलिस वाले मियोन को पकड़ लेते हैं। बेचारी मियोन कह देती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, पर पुलिस वाले नहीं सुनते और उसके घर वालों को बुलाने के लिए कहते हैं। यहाँ मियोन भी समझ जाती है कि माँ पापा को पता चला कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब क्या करूं? और किस्मत से दोस्तों भगवान उसकी सुन लेते हैं। उस अमीर लड़की के घर में काम करने वाली महिला खुद लड़की की माँ से कह देती है कि तुम्हारी हरकत मुझे पता है, जल्दी से मियोन को जेल से बाहर निकालो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने मियोन को फंसाया है जानबूझकर, तो देखना उल्टा तुम्हें जेल में डाल देंगे वो। ये सुनकर लड़की की माँ अपना केस वापस ले लेती है, जिस वजह से मियोन को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाता है। इधर ग्वेन आता है मियोन से मिलने के लिए शहर। कभी कभी मुलाकात हो पाती है उसकी मियोन से, तो जब भी उससे मिलने का मन होता है ग्वेन को शहर आना पड़ता है। वो जब बस स्टॉप पर उतरता है ना, तो उसको सामने वही बंदा दिखाई देता है जिसने कॉलेज में तीनों की फोटो खींचने के साथ मियोन की अकेले की फोटो खींची थी। उसको देखकर ग्वेन फिर गुस्सा हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उस बंदे का नाम है पार्क। वो ग्वेन को देखकर कहता है कि अरे पापा आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? ग्वेन कहता है तू मुझे पापा क्यों कह रहा है? मेरा दामाद थोड़ी बन गया है तू। एक बात बता, तू मेरी बेटी के आगे पीछे तो नहीं घूमता ना? ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। तो पार्क कहता है कैसे घूमूंगा, आपकी बेटी जल्दी भाव ही नहीं देती, अक्सर टेंशन में रहती है अपने फ्यूचर को लेकर, आप दोनों के बारे में सोचती रहती है। ये सुनकर ग्वेन को भी थोड़ा अच्छा लगता है और वो वैसे उदास भी हो जाता है कि मैंने और ईसन ने मेहनत की थी कि हमारे बच्चे खुश रहेंगे, लेकिन अब भी वो परेशानी रहती है, बताओ। इसके बाद वो मियोन से मिलने जाता है, जहाँ दूर से ही अपने पिता को देखकर मियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आंसुओं को छुपाकर अपने पिता से मुस्कुराकर मिलती है, क्योंकि अगर उसके पिता को पता चला कि उसकी बेटी परेशानी में है तो उसकी परेशानी कम करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। इसलिए मियोन उसे अपनी तकलीफ का एहसास होने ही नहीं देती। ग्वेन सबसे पहले उससे यही कहता है कि बेटा उस पार्क से दूर रहना, वो अच्छा लड़का नहीं लगता मुझे। मियोन कहती पापा आप इतनी दूर से बस यही बात करने आए हो, अपने बारे में बताइए, माँ के बारे में बताइए कि वहाँ सब कैसा है। ग्वेन बताता है वहाँ तो सब ठीक है, तुम अपना बताओ, आजकल टेंशन में रहती हो, कुछ परेशानी है क्या तुम्हें? तो मियोन कहती मुझे और ज्यादा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आप दोनों का नाम रोशन करना है। इसके लिए मुझे जापान जाना होगा आगे की पढ़ाई के लिए, पर वहाँ जाने के भी पैसे नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ जाने का फैसला अपने मन से निकाल लिया। जो भी करना होगा बस यहीं रहकर करूंगी। ये सुनकर ग्वेन को फिर काफी बुरा लग जाता है। वो कहता है कि बेटा तुम्हारा पापा अभी भी जिंदा है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। तो मियोन कहती है कैसे संभालोगे, बूढ़े हो रहे हो आप, मछलियां नहीं पकड़ी जाती है बाप से, इसलिए रहने दीजिए और घर जाइए आप। ये सुनकर ग्वेन वहां से चला जाता है। अब मियोन पार्क से मिलने जाती है, क्योंकि वो दोनों सच में रिलेशनशिप में है। पार्क वैसे एक सोल्जर भी है, तो वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है, उसी को छोड़ने के लिए मियोन आई होती है। मियोन बिल्कुल अपनी माँ पर गई है दोस्तों, और पार्क बिल्कुल ग्वेन पर गया है। वो जा तो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, पर मियोन को पकड़कर रो भी रहा होता है बच्चों की तरह कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, और ये भी कहता है तब तक किसी और को मत पटा लेना। इतना कहकर वो चला जाता है। मियोन भी उसके जाने के बाद बच्चों की तरह रोने लग जाती है, जैसे कभी ईसन ग्वेन के दूर जाने से रोया करती थी। अगले सीन में मियोन की टीचर उससे कहती है कि तुम जापान क्यों नहीं जा रही हो, पैसों की प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो मैं हेल्प कर दूंगी, वहाँ तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दूंगी मैं, देखो तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पर। मियोन कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपका यह एहसान मैं नहीं ले सकती। मेरे पापा को पता चला तो वो सोचेंगे कि उनके रहते मुझे किसी और की मदद लेने की जरूरत पड़ गई, उन्हें लगेगा कि वो इस काबिल नहीं है कि वो खुद के दम पर अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए जापान भेज सके, इसलिए मुझे जो भी करना है वो यही मैं करूंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ ग्वेन ने जब इस चीज के बारे में ईसन को बताया तो वो दोनों अपना घर बेचने को तैयार हो जाते हैं कि हम घर बेचकर किसी बिल्डिंग में छोटा सा घर ले लेंगे और बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे मियोन को जापान भेज देंगे। जून तो हमारा गिरदी में लगी गया है, पर मियोन आगे बढ़ना चाहती है तो उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करेंगे। बेचारों ने अपने सपने तो बच्चों के लिए कुर्बान कर दिए थे और आज तो अपना घर भी बेचने को तैयार हो गए ताकि उनके बच्चे कामयाब हो सके। दोनों ने परेशानियां देखी थी कि जिंदगी किस तरह के खेल खिलाती है, और यही तकलीफ वो दोनों अपने बच्चों को नहीं देना चाहते। इसीलिए दोनों अपना घर बेचकर एक बिल्डिंग में पुराना सा फ्लैट खरीद लेते हैं जो उनको सस्ते में भी मिल जाता है। और दोस्तों अक्सर गांव वगैरह के घर और जगह बड़ी होती है, किसी गांव वाले को फ्लैट में रहने दे दिया जाए तो वो उसको एक बॉक्स की तरह लगता है बंद बंद। ऐसे उन दोनों के साथ भी होता है, अजीब सी घुटन होती है उनको उस फ्लैट में। लेकिन ईसन कहती है ग्वेन से कि अगर हम दोनों साथ है ना तो ये तो एक फ्लैट है, अपने बच्चों के लिए तो हम कब्र में भी रह लेंगे। इसलिए वो दोनों उस फ्लैट में एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं और ना चाहते हुए भी मियोन उन पैसों से जापान के लिए निकल जाती है। पूरा रास्ता फ्लाइट में वो सिर्फ रोते हुए जा रही थी कि बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ माँ पापा को परेशानी किया है, लूटा है उनको, और आज भी मेरी खातिर उन्होंने अपना घर बेच दिया। एक ऐसी जगह माँ ने बेच दी जहाँ उनकी माँ की यादें जुड़ी हुई थी, वो भी सिर्फ मेरे खातिर। और अब मैंने जो भी सपने देखे मुझे पूरा करने ही होंगे।
दोस्तों सेम यही ख्याल बचपन में ईसन के भी थे अपनी माँ को लेकर, लेकिन हालात ने उसको किसी और ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया और अब उसी रास्ते पर मियोन भी चल रही है। किस्मत उसको कहाँ लेकर जाती है ये तो आगे पता चलेगा। अब मियोन जापान आकर एक छोटा सा घर किराए पर ले लेती है, जहाँ उसका मकान मालिक भी बगल वाले घर में ही रहता है। मकान मालिक के बच्चे अक्सर मियोन को आकर परेशान भी करते रहते हैं, इसीलिए वो दरवाजे के सामने कबर्ड रख देती है ताकि शरारती बच्चे अंदर ना आ सके। लेकिन तभी अचानक से उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। जेम्स नाम का बंदा जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। मियोन कहती है, अरे कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? तो मकान मालिक की बेटी मियोन से कहती है, जेम्स को कुछ देर के लिए कमरे में छुपा लो, पापा ने देख लिया तो हम दोनों की धुलाई कर देंगे। इसलिए मियोन जेम्स को कमरे में छुपा देती है, लेकिन मकान मालिक तब भी जेम्स को ढूंढ निकालता है और गुस्से में जेम्स को घर से भगा ही देता है। उसी तरह जब ईसन और ग्वेन जून के कमरे में आकर चेक करते हैं तो उन्हें अलमारी से किसी की आवाज आती है। जून उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा होता है, पर ग्वेन अलमारी खोल देता है, जहां अंदर क्या दोस्तों मिया नाम की एक लड़की होती है जिसे चुपके से जून घर में लेकर आ गया था। वो दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। ईसन कहती, कौन है ये लड़की? इसके पापा को पता चला ना कि ये यहाँ पर मौजूद है तो क्या होगा? इस उम्र में कोई ऐसी हरकत करता है क्या? तो अब जून कहता है, आप दोनों ने तो हमसे भी बड़े बड़े कांड करके रखे हुए थे इस उम्र में, बताओ क्या? तो ग्वेन उसको डांट लगा देता है कि क्या बदतमीजी है, मम्मी पापा से ऐसे बात करते हो? वो दोनों फिर मिया से उसके बारे में पूछते हैं तो उनको झटका तब लग जाता है जब पता चलता है कि मिया तो शैन की बेटी है और बताओ उसको ही जून ने पटा लिया। यहाँ ईसन इस चीज से हैरान होती है और उधर शैन का दिमाग सनक जाता है कि मेरी मनहूस बेटी को मेरे दुश्मन का बेटा मिला था क्या पटाने को? अब आइंदा वो कभी साथ आए तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। अब यहाँ दोस्तों जापान में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं तो मियोन कॉलेज के बाद किसी पार्ट टाइम नौकरी की तलाश शुरू कर देती है। इस चीज में उसका साथ जेम्स देता है। वो एक आर्टिस्ट है और मूवी थिएटर में नई नई मूवीज के लिए पोस्टर बनाता है, तो वो उसी थिएटर बॉक्स ऑफिस पर मियोन की नौकरी लगवा देता है। और टाइम भी बढ़िया होता है क्योंकि वो कॉलेज के बाद ही था, तो मियोन फटाफट उस नौकरी पर लग जाती है। इस नौकरी के बारे में वो अपने माँ पापा को नहीं बताती, वरना तो सीधे मना कर देंगे वो, क्योंकि उन्होंने पैसे इस चीज के लिए खर्च नहीं किए, उसके पढ़ने के लिए किए हैं। और फिर धीरे धीरे एक साथ काम करते करते जेम्स कहीं ना कहीं मियोन को पसंद करने लग जाता है। लेकिन जब भी मियोन को पार्क के साथ देखता उसको थोड़ा बुरा लग जाता, पर ये बात वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखता, जाहिर होने नहीं देता। पार्क में अक्सर ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर मियोन से मिलने आ जाता है, लेकिन हमेशा उसकी एक ही शिकायत होती है कि एक तो तुम रात को काम कर रही हो, ऊपर से ऐसे इलाके में रहती हो जहाँ के लोग भी अच्छे नहीं है, तुम्हें जगह छोड़ देनी चाहिए। एक काम करो, तुम मेरे साथ रहो, किराया भी नहीं देना पड़ेगा और ऐसी जगह से छुटकारा भी मिल जाएगा तुमको। पर मियोन इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उसको किसी का एहसान नहीं चाहिए और इससे सस्ती जगह उसको कहीं नहीं मिलेगी। इस चीज को लेकर पार्क और मियोन में झगड़ा भी हो जाता है दोस्तों। दूसरी तरफ मियोन और जून के दोबारा मिलने पर शैन और उसका बेटा जून को बहुत ज्यादा मारते हैं। इस चीज से घबराकर वो मिया से कहता है कि देखो हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है, वरना तुम्हारे पापा और भाई मिलकर मुझे जान से मार देंगे। पर मिया कहती है मुझे उनके साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जिस तरह का बर्ताव इन्होंने तुम्हारे साथ किया ना, पापा उससे भी बुरा बर्ताव मेरे साथ क्या करते हैं, अक्सर मुझे मारा पीटा करते हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, किसी दूसरी जगह जाकर रहेंगे जहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अब जून तो था ही डरपोक किस्म का लड़का, फिर भी मिया की हालत उससे देखी नहीं जाती और वो उसको गले लगाते हुए कहता है सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम दोनों साथ ही रहेंगे। मतलब दूसरी ओर पार्क मियोन को अपने घर लेकर आ जाता है। ये देखकर पार्क की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो पार्क से कहती है ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, यहाँ कौन आएगा कौन नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम ट्रेनिंग पर जाते भी हो या ये सारी हरकतें करते हो। इस तरह वो मियोन को भी दोस्तों घर से भेज देती है कि आइंदा यहाँ पर मत आना। मियोन का भी दिल टूट जाता है। वो पार्क से कहती है कि तुम्हारी माँ मुझे कभी नहीं अपनाएगी, तुम्हें ही फैसला करना होगा कि तुम अब मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर अपनी माँ के साथ। पार्क कहता है ऐसा फैसला कैसे कर दूं, अभी तो ढंग से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ हूँ। मियोन कहती है तुम्हारी सिर्फ हरकतें मेरे पापा से मिलती हैं, लेकिन तुम उनके आसपास भी नहीं हो। कुछ ना होते हुए भी उन्होंने माँ का साथ दिया और सबके खिलाफ हो गए थे वो। अगले सीन में पिता के मरने की बरसी मनाने ईसन अपने चाचा के घर आ जाती है, जहाँ उसका चाचा न्यूज देख रहा होता है कि आजकल बच्चों का अपहरण बहुत ज्यादा हो गया है। न जाने कैसे बच्चे चॉकलेट्स वगैरह के लालच में आकर अनजान लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान देना कम कर चुके हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ये सुनकर ईसन को उसकी माँ के साथ हुआ एक हादसा याद आ जाता है। एक बार वो भी ऐसे ही लापता हो गई थी, लेकिन माँ ने उसको बचाया था। तो असल में दोस्तों जब ईसन 10 साल की थी तो एक महिला उसको सड़क किनारे बैठी हुई दिखाई दी। दिखने में लग रहा था कि उसको चोट वगैरह लगी हुई है, तो ईसन उस महिला के पास जाती है उसकी मदद करने के लिए। तो महिला कहती बच्ची मुझे छुट्टे पैसे चाहिए, सवारी का किराया देना है, पैर में चोट लगी है तो छुट्टे लेने नहीं जा सकती। सामने वो गाड़ी वाला दिखाई दे रहा है ना, उसके पास जाना, वो छुट्टे देगा। ईसन तो अच्छे दिल की थी, वो उस महिला पर भरोसा करके गाड़ी वाले के पास जाने लगती है। गाड़ी वाला पहले से तैयार बैठा होता है कि जैसे ही ईसन आएगी उसका अपहरण कर लूंगा।
लेकिन तभी सही समय पर हैन वहां पर पहुंचकर ईसन को बचा लेती है, क्योंकि बच्चे के साथ कभी कुछ बुरा होने वाला हो तो माँ को एहसास हो ही जाता है। हैन का दिल बैठा जा रहा था कि ईसन ठीक तो होगी कि नहीं, इसीलिए वो उसको ढूंढने के लिए निकल गई और इसी तरह उसने ईसन को बचा लिया, वरना शायद आज तो ईसन जिंदा ही नहीं होती। और फिर बाद में तो हैन ने उस महिला को ढूंढकर पूरे गांव वालों के सामने ऐसी धुलाई की ना कि उसके बाद उस महिला ने बच्चा पकड़ना कभी सोचा ही नहीं। इस चीज को याद करके ईसन को भी थोड़ा अच्छा लगता है और वो इमोशनल हो जाती है। लेकिन जब वो रात को सो रही होती है तो उसका भी दिल घबराने लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सुबह होने का इंतजार भी नहीं करती और भागते भागते मियोन के घर पहुंच जाती है ताकि देख सके कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन उसे मियोन बेहोश दिखाई देती है, क्योंकि घर में किसी ने अजीब तरह की गैस फैला दी थी। वो मियोन को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो होश में नहीं आती और ये देखकर ईसन को वो मंजर याद आ जाता है जब उसके छोटे बेटे ने उसके हाथों में दम तोड़ा था। उसका खुद पर से काबू खत्म होने लग जाता है कि कहीं मियोन के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। वो बेहवास होकर आस पड़ोस के दरवाजे पर पीटती है कि मेरी बच्ची की मदद करो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ वरना मेरी बच्ची मर जाएगी। जेम्स को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है वो तुरंत मियोन को अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागने जाता है ताकि जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल एडमिट किया जा सके। फिर मियोन को हॉस्पिटल लाकर ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया जाता है और बाहर बेचारी ईसन बस भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि मेरी बच्ची की रक्षा करे। इतने दुख तकलीफ झेलकर जिंदगी के इस पड़ाव पर आई है ये। अब और तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पाएगी इससे, लेकिन मियोन को बचाया जा पाएगा या नहीं ये चीज हमें नहीं बताई गई फिलहाल। ये चलेगा पता अगले पार्ट में, तो मिलता है अगले पार्ट। अब इस पार्ट की शुरुआत में ईसन मियोन को हॉस्पिटल लेकर आती है क्योंकि उसने कुछ अजीब सी गैस स्मेल कर ली थी जो उसके कमरे में पता नहीं किसने फैलाई या अचानक फैल गई होगी, कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर्स इलाज करके मियोन को ठीक कर देते हैं, जिस वजह से ईसन की जान में तब जान आती है। सोचती है कि अगर मियोन को कुछ हो जाता तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वहीं बैठा जेम्स उनको समझाता है कि देखो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मियोन ठीक हो गई है। ईसन जैसे मियोन से उसके वार्ड में जाती है ना मिलने के लिए, उसको वहाँ पर पार्क दिखाई देता है जो पहले ही भागा भागा मियोन से मिलने के लिए आ गया था। वो रोते रोते कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। उसकी सारी बातें सुनकर ईसन को उसकी जवानी याद आ जाती है कि बिल्कुल इसी तरह से ग्वेन भी उसके लिए परेशान हो जाया करता था, यानी कि पक्का मेरी बच्ची ने अपने पिता जैसा इंसान ढूंढ ही लिया है। तो पार्क मियोन से कहता है कि क्या अभी भी तुम माँ की कही हुई बात से परेशान हो, मैं समझा लूंगा उनको, वो तुम एक्सेप्ट कर लेंगी। वो अपनी माँ की बात कर रहा होता है दोस्तों। ये सुनकर ईसन पार्क से कहती है कि क्या कहा तुम्हारी माँ ने मेरी बच्ची को, बोलो बोलो ना क्या कहा, चुप क्यों खड़े हो, मेरी बच्ची को जो भी कुछ कहेगा ना बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। पर मियोन ईसन को चुप करवा देती है कि माँ बस मामूली सी बात है, टेंशन मत लो। वहीं खड़ा जेम्स सारी चीजें देख रहा होता है। उसके दिल में मियोन के लिए फीलिंग्स तो थी, लेकिन वो मियोन और पार्क के बीच में आकर मियोन को तकलीफ नहीं देना चाहता था। इसीलिए जब मियोन थिएटर में काम करने आती है तो उसको वहाँ जेम्स दिखाई ही नहीं देता। पूछने पर उसको पता चलता है कि जेम्स ने थिएटर का काम छोड़ दिया और वो मिलिट्री में चला गया है, शायद वो कभी वापस आएगा। मियोन को थिएटर के कोने में एक पेंटिंग छुपी हुई दिखाई देती है जिसे कपड़े से ढका होता है, पर मानो जेम्स की प्यार की हवा चली हो, क्योंकि वो कपड़ा हट जाता है उससे और उसे वो पेंटिंग दिख जाती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि बड़ी ही सुंदर सी मियोन की शक्ल होती है। वो समझ तो चुकी थी कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वो ये होने नहीं देना चाहती थी वरना पार्क को बुरा लग जाएगा, इसलिए वो चली जाती है वहाँ से। अब अगले सीन में पार्क मियोन को खुशखबरी देता है कि पता है माँ हमारी शादी के लिए मान गई है, वो पापा के साथ तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के लिए आएंगी ताकि शादी की बात की जा सके। ये सुनकर मियोन को बड़ी खुशी होती है और दोनों परिवार एक साथ होटल में आकर मिल जाते हैं ताकि शादी की बात हो सके। ग्वेन जब पार्क के पिता से हाथ मिलाता है तो वो अपने हाथों पर बने घाव के निशान छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि जिंदगी भर काम करते करते उसके हाथ बुरी तरह से छिल गए थे। ये देखकर मियोन को काफी बुरा भी लगता है। तो पार्क की माँ कहती है देखिए मुझे पता है कि आप लोग भी अपने टापू पर शादी की रस्में करवाना चाहते होंगे, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। शादी हमारी तरफ से होगी जिसमें सिर्फ आप दोनों आ सकते हैं। वो मियोन को खाना परोसने को कहती है। ये सुनकर मियोन जल्दी जल्दी खाना परोसने लग जाती है और ईसन ने तो आज तक हमेशा उसको खाना अपने हाथों से खिलाया था, कभी खाना बनाने तक नहीं दिया, तो मियोन को ढंग से परोसना भी नहीं आता। फिर भी वो पार्क की माँ का दिल जीतने की पूरी कोशिश करती है। ये चीजें देखकर ईसन को बुरा भी लगता है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी किसी से डरे और ना ही सिर्फ घर के किचन में जिंदगी गुजारे जैसा कि मैंने और मेरी माँ ने गुजारी, लेकिन किस्मत आज मियोन को भी वहीं लाकर खड़ा कर रही है। ईसन का बिल्कुल भी मन नहीं होता ऐसे घर में मियोन की शादी करवाने का जिस घर वाले उसको पसंद नहीं करते, पर सिर्फ मियोन के लिए उसे तकलीफ ना हो इसके लिए वो और ग्वेन शादी के लिए हामी भर देते हैं। लेकिन पार्क की माँ तो अभी भी खुश नहीं होती इस शादी से। वो मियोन को अपनी बहू स्वीकार ही नहीं करना चाहती, पर बेटे की वजह से मजबूर है। बातें खत्म होने के बाद ग्वेन और ईसन उदास मन से मियोन से कहते हैं खुश रहना बच्ची, किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हम शादी में जरूर आएंगे और जो भी लड़के वालों की डिमांड होगी उसे पूरा करेंगे। हमारे पास पैसे भले ही कम है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें भी उस नजर से देखे जिस नजर से हमें देखते हुए आ रहे हैं। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पार्क बहुत ही अच्छा इंसान है दोस्तों। वो मियोन को समझा रहा होता है कि जिंदगी में देखो
कोई भी मोड़ क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिक्र मत करना। अगले सीन में ईसन कुछ पैसे पार्क की माँ को देकर कहती है, आपने बताया नहीं था कि आपको क्या पसंद है, इसीलिए हम पैसे ही दे रहे हैं ताकि आपको जो अच्छा लगे वो खरीद सके। तो पार्क की माँ कहती है, इतने पैसे तो मैं एक छोटी सी पार्टी में खत्म कर देती हूँ, इससे क्या होगा। उस टाइम तो पार्क मेरे सामने था इसलिए कुछ नहीं कह पाई, वरना उसको बुरा लग जाता। लेकिन जब आप सामने है तो अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ कि ये शादी रोक दो। आपको पता ही है मियोन कभी भी मेरे घर पर खुश नहीं रहेगी, तो ऐसी जगह शादी करके क्या फायदा आप लोगों का। शादी अपने स्टैंडर्ड वालों से ही हो तो बेहतर है। कहाँ आप गरीब मजदूर और कहाँ हम समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए आप अपनी बेटी को समझाओ कि वो खुद ही इस शादी के लिए मना कर दे, क्योंकि मेरा बेटा तो उसका दीवाना बन चुका है और न जाने कौन सा जादू कर दिया आपकी बेटी ने उस पर। ईसन कहती है कि सुनिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मियोन को हमने गरीबी में नहीं पाला, उसको हर खुशियां दी है। हम खुद भूखे रह गए हों, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश हमेशा पूरी की है। इसलिए आप उसको कुछ मत बोलिए, उसका दिल बहुत नाजुक है, टूट जाएगा। लेकिन पार्क की माँ तो अपनी ऐठ में होती है, तैयार ही नहीं होती सुनने को कुछ भी। इसीलिए ईसन बेचारी रोते रोते घर आ जाती है और मियोन से कहती है, पार्क से शादी मत करो, मुझे वो पसंद नहीं है, उसके घर वाले भी अच्छे नहीं है, तुम खुश नहीं रहोगी वहाँ। मियोन को समझ नहीं आता कि माँ को अचानक क्या हो गया, वो ऐसे क्यों कह रही है। इसीलिए वो पार्क से मिलने जाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को कुछ कहा। तभी घर पर पार्क की माँ जाती है, जो मियोन से कहती है, तू अभी तक गई नहीं क्या मेरे बेटे की जिंदगी से। मानना पड़ेगा, गरीबों का लालच कभी खत्म नहीं होता। बताओ, तेरी माँ को कहा था, लेकिन फिर भी अमीर दामाद मिल रहा है ना, तो कैसे जाने देगी। सुनकर मियोन पार्क की माँ से कहती है, क्या कहा आपने मेरी माँ से, क्या कहा। पार्क की माँ कहती है, क्या कहूंगी, गरीब को उसकी औकात में रहने को कह दिया, और क्या, इतना भी नहीं कह सकती क्या मैं। सुनकर मियोन को गुस्सा इतना आता है ना, पर दिल भी टूट जाता है बेचारे का, कि मेरी माँ ने कितने नाजों से मुझे पाला, सारी तकलीफ खुद उठाकर मुझे आगे बढ़ाया, और आज मेरी वजह से उनको ये सब सुनना पड़ा। नहीं, ये ठीक नहीं है। वो पार्क की माँ से कहती है, आपने जो आज किया है ना, उससे आपने सिर्फ मेरी माँ का नहीं बल्कि अपने बेटे का भी दिल तोड़ा। जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं है, ऐसे घर में मुझे शादी करनी ही नहीं, मैं खुद ये रिश्ता तोड़ती हूँ। बेचारा पार्क तो सदमे में चला जाता है। वो एक तरफ अपनी माँ को समझा रहा होता है तो दूसरी तरफ मियोन को। लेकिन मियोन ने फैसला कर लिया है कि वो शादी नहीं करेगी तो नहीं करेगी। हाँ, वो पार्क से बहुत ज्यादा प्यार तो करती है, लेकिन माँ पापा की इज्जत से बढ़कर उसके लिए और कुछ नहीं है। इस तरह मियोन पार्क को इग्नोर करती, उसका दिल दुखाने की कोशिश करती ताकि पार्क उसकी जिंदगी से चला जाए। लेकिन पार्क खुद नरम दिल का इंसान है यार। वो मियोन से बच्चों की तरह रोते रोते जिद करने लगता है कि वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सारी सारी रात वो बर्फ में खड़ा होकर मियोन की एक झलक पाने के इंतजार में होता है। जब कभी मियोन उसको दिख जाती, अपना जैकेट उसको देता, अपने हाथों से उसके पैरों को छुपा लेता ताकि उसको ठंड न लग जाए, जबकि वो खुद कांप रहा होता है। तो मियोन फिर उसको समझाती है कि पार्क, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। तुम्हें देखना, मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। हमारे रास्ते अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं, इसलिए हमारा ना मिलना ही बेहतर होगा। वो बड़े प्यार से पार्क को समझा रही होती है ताकि वो समझ जाए, वरना नादान दिल का बंदा कभी कुछ गलत कदम ना उठा ले। वो उसको गले लगाते हुए उसे नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए शुभकामनाएं भी देती है कि देखो, तुम जहाँ रहोगे हमेशा खुश रहोगे। अंदर से मियोन का दिल भी कांच की तरह टूटा होता है, पर फिर भी वो दिलासा पार्क को दे रही है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा इंसान चाहता है, लेकिन जो इंसान हालातों से समझता है ना, समझौता करना सीख लेता है ना, वो जिंदगी को जी पाता है। ये मुलाकात मियोन और पार्क की जिंदगी की आखिरी मुलाकात होती है और यहाँ पर उनकी खूबसूरत सी लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है। हाँ दोस्तों, इसके बाद पार्क और मियोन कभी नहीं मिले। पार्क की माँ ने जबरदस्ती उसकी शादी भी करवा दी, लेकिन पार्क ने शराब पीना शुरू कर दिया। वो हमेशा अपनी माँ को दोष देता कि मेरी जिंदगी आपने बर्बाद की है, अब तो आप खुश हो ना। उसकी माँ को सब कुछ हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा अब एहसास होता है कि शायद मैंने जो किया वो सही नहीं किया, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब सब कुछ खत्म हो गया है। देखते देखते कुछ साल गुजर जाते हैं। मियोन जिंदगी में आगे तो बढ़ गई थी, लेकिन उसने शादी नहीं की होती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी पर भी लग जाती है। सपना उसका पूरा होता हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन पुरानी यादें अभी भी उसके साथ होती हैं। वो अभी तक पार्क को भुला नहीं पाई। जब तक उसकी जिंदगी में पार्क जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं आता, तब तक शायद ही वो भूल पाएगी। जब भी उसको घबराहट होती है, अकेलापन महसूस होता, वो छुट्टी लेकर अपने माता पिता के घर आ जाया करती। मियोन के आने से मानो उन बेचारों के शांत घर में खुशियों की बौछार आ जाती। बड़े खुशी खुशी वो मियोन के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते, उसका ख्याल रखते, उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देते। ग्वेन डेली सुबह सुबह मियोन को सनराइज दिखाने लेकर जाता। बूढ़ा होने की वजह से बेचारा काम तो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मियोन की पसंदीदा मछलियाँ वो आज भी खुद के हाथों से पकड़ता है। मियोन ग्वेन से कहती है, पापा, इस अकेले समंदर में इतनी सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ने आ जाते हो, आपको डर नहीं लगता क्या? तो ग्वेन कहता है, लगता है ना, बहुत डर लगता है, पर जब भी तुम लोगों का चेहरा याद करता हूँ, सारा डर छू मंतर हो जाता है और शरीर में एक नई एनर्जी आ जाती है। बेटा, तुम्हें जो पसंद होगा ना, तुम वही करना, हमारे बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। पापा से ऐसी बातें सुनकर मियोन का दिल भर आता है।
वो कहती है किसी और इंसान के अंदर जिंदगी ढूंढने चली थी बताओ, जबकि मेरी दुनिया मेरे मम्मी पापा के सामने मौजूद है। मेरी जो कुर्बानियां आप लोगों ने मेरे लिए दी हैं उसका एहसान चाह कर भी मैं चुका नहीं पाऊंगी। हमेशा तो मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है, लेकिन अब और नहीं। अब दोनों पापा और बेटी जब वापस टापू पर आते हैं तो उन्हें वहां पर शैन दिखाई देता है, जो मियोन को देखकर कहता है एकदम माँ पर गई है, वैसे ही गुस्से वाली नाक तेरी है। वैसे मेरा सब कुछ पता नहीं इस ग्वेन के साथ क्यों जुड़ जाता है। मेरी बेटी भी इसी के बेटे को पसंद करने लगी। पूरी जवानी इन दोनों ने परेशान करके रखा और अब बुढ़ापे में इनके बच्चे परेशान कर रहे हैं। ग्वेन कहता है ओए इतना क्या चिल्ला रहा है, आज फिर से तेरी पत्नी ने घर के बाहर कर दिया क्या तुझे? तो शैन कहता है तुझसे मतलब, अपने काम पर ध्यान दे, दफा हो जा यहाँ से। और तू पहले भी मेरा नौकर था, मेरे जहाज पे काम करता था, आज भी नौकर ही रहेगा। पर जिस तरह से जवानी में ईसन ने ग्वेन को शैन की मार खाने से बचाया था, बुढ़ापे में मियोन शैन को खूब सुनाती है कि खुद को देख लो, तुम अब वो नहीं रहे जो पोजीशन तुम्हारी जवानी में हुआ करती थी। शांत हो जा चुपचाप, वरना हड्डियां कम बचेंगी तुम्हारी। इतना कहकर वो ग्वेन के साथ निकल जाती है वहां से। अगले सीन में ईसन और ग्वेन घर आते हैं तो मियोन वहां नहीं होती, क्योंकि वो वापस अपने शहर जा चुकी होती है। उसके ना होने की वजह से पूरा घर सन्नाटे से भर जाता है। एकदम अकेलापन महसूस होता है वहाँ, क्योंकि बेटा भी मिलिट्री में है। दोनों ही अकेले छोटे से फ्लैट में गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन तब ईसन और ग्वेन की नजर टेबल पर रखी चीजों पर जाती है, जिसे मियोन ने उन दोनों के लिए रखा था। माँ के लिए वो एक डायरी रखी होती है ताकि वो अपनी पोयम उसमें लिख सके, और पिता के लिए घुटनों के दर्द की दवा और हाथों पर छिले हुए निशानों को मिटाने के लिए क्रीम, ताकि उसके पिता को अब कभी किसी से हाथ मिलाते समय अपने हाथों को छुपाना ना पड़े। ये देखकर दोनों बड़े खुश नजर आते हैं कि हमारी बच्ची हमारे लिए कितना सोचती है बताओ। दोस्तों अगले सीन में ईसन की दादी का जन्मदिन होता है, तो वो उनके लिए अच्छे गिफ्ट्स लेकर जाती है। उसको देखकर दादी भी बड़ी खुश होती है। बेचारी दादी एकदम बूढ़ी हो चुकी है, न जाने कब बुलावा आ जाए भगवान का, किसी को नहीं पता। वो ईसन को देखकर कहती है मेरी बच्ची तुम आ गई, कुछ परेशानी तो नहीं हुई ना तुम्हें? कुछ भी हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। ये सुनकर ईसन को वो समय याद आ जाता है जब वो और ग्वेन के पास खाने तक को पैसे नहीं थे। तब दादी ने जिंदगी भर की जमा पूंजी देकर ग्वेन को बोर्ड दिलवाई थी, जिससे ही उन दोनों की जिंदगी में सुधार आया। ईसन दादी के पैरों में सर रखकर रोते हुए कहती है नहीं दादी, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपका एहसान मैं कभी नहीं भुलाऊंगी। दादी के मन से बोझ खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ईसन की माँ हैन से वादा किया था कि अगर कभी भी ईसन को तकलीफ होगी तो मैं उसकी मदद करूंगी। इसीलिए रात को जब दादी चैन की नींद सोती है तो उसको सपने में हैन दिखाई देती है। दादी उससे कहती है मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया, अब तो तुम खुश होना मुझसे, मैं जो भी तुम्हारे साथ किया करती थी उसके लिए माफ कर दिया ना तुमने मुझे। तो हैन कहती है कि माँ आपको तो मैंने जब आप जिंदा थी तभी माफ कर दिया था, आज आपने अपना वादा पूरा कर दिया, मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। जिसके बाद बेचारी दादी भी दोस्तों भगवान को प्यारी हो जाती है। उन्होंने सारी जिम्मेदारियां जीते जी निभा दी, इसीलिए वो सुकून की नींद हमेशा हमेशा के लिए सो गई। उनकी कब्र पर ईसन और ग्वेन दोनों आकर खूब रोते हैं। ईसन कहती है धीरे धीरे करते हुए सब हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमारी भी बारी आने वाली है। ग्वेन कहता है चिंता मत करो, हम दोनों जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, क्योंकि दोनों में से कोई भी अकेले जिंदा नहीं रह पाएगा। अब दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है, क्योंकि बाहर उनका बेटा जून आया होता है। उसको देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन तब जून उन्हें मिया से भी मिलवाता है कि मम्मी पापा आज से मिया हमारे साथ ही रहेगी, क्योंकि आप दोनों दादा दादी बनने वाले हो। और ये सुनकर ईसन और ग्वेन दोनों दंग रह जाते हैं कि ये क्या क्या तुमने, बिल्कुल हमारी वाली लाइन पे चले गए हो। ग्वेन तो डंडा उठा लेता है ताकि जून की पिटाई कर सके। वो कहता है तुझे मिलिट्री भेजा था देश की रक्षा करने के लिए, तो परिवार बनाकर आगे वहाँ से। लेकिन वो दोनों भी कर क्या सकते थे, बच्चे की जिद के आगे उन्हें भी हार माननी पड़ती है और दोनों जून और मिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं। शैन ने तो मिया को घर से निकाल ही दिया था कि तुझ जैसी बढ़चलन लड़की मेरे घर में रह नहीं सकती, जा उसी जून के साथ रह ले, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मिया जून के साथ उसके घर में रहने लगती है। जून अभी तक अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं होता, ग्वेन की तरह वो जिम्मेदार था नहीं, इसीलिए ग्वेन और ईसन को ही अपने बेटे के साथ साथ मिया की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। दोनों ने यार जिंदगी भर बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढी, अपने बारे में कभी सोचा नहीं। जवानी से बुढ़ापे में आ गए, लेकिन आज भी बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। इधर मियोन जब काम पर से घर जा रही होती है, तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है। वो मियोन को तो देखता है, लेकिन वो उसको देख नहीं पाती और बस में सवार होकर निकल जाती है। जेम्स भागते हुए बस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस की बड़ी दूर तक भागने के बाद भी वो बस को पकड़ नहीं पाता और मियोन उसके सामने उससे दूर चली जाती है। और अब दोस्तों ऐसे ही कुछ और महीने गुजर जाते हैं, जहां मिया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। बच्चे के आने से खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए ग्वेन और ईसन सारा का सारा दिन जून को समझाते रहते कि कुछ काम धंधा शुरू करो, कब तक हम तुम्हें पालते रहेंगे, अरे हम भी एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी होगी, कब जिम्मेदारी उठाओगे, कब परिवार को पालोगे अपने हैं। लेकिन जून सिर्फ इतना कहकर बात टाल देता है कि करूंगा ना, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ पार्टनरशिप में मैं बिजनेस करूंगा। पर वो थे तो माता पिता, उनको बच्चों की टेंशन तो होगी। वो बस इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे इतने जिम्मेदार बन जाएं कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े।
अब कुछ समय के बाद देश में फाइनेंशियल क्राइसिस घोषित कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होना शुरू हो जाती हैं। लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। 35-35 साल की उम्र में रिटायरमेंट थमाया जाता है। कंपनियों के पास पैसे नहीं होते तो वो नौकरी कैसे देंगे भाई। इस वजह से बेचारी मियोन को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए वो डेली यहाँ वहाँ के धक्के खाना शुरू कर देती है कि कहीं तो उसको काम मिल जाए, पर हर जगह उसको सिर्फ निराशा ही लगती है। वो अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बताती, वरना उनको भी टेंशन हो जाएगी। ऐसे ही एक दिन उसकी तलाश उसको उसी थिएटर तक पहुंचा देती है जिसमें वो बॉक्स ऑफिस में जेम्स के साथ पहले काम करती थी। पुरानी यादें ताजा करने के लिए वो उस थिएटर की एक टिकट बुक कर लेती है। थिएटर भी अगले महीने बंद होने वाला होता है। मूवी देखकर थोड़ा सही लेकिन मियोन का दिल थोड़ा बहल जाता है। इसके बाद वो फिर से हिम्मत जुटाकर दूसरी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाती है। पर जैसे वो बस में सवार होती है ना, इस बार फिर से जेम्स उसको देख लेता है। बेचारे की किस्मत तो देखो, इस बार भी बस निकल जाती है। लेकिन यहाँ जेम्स ने ठान लिया था कि अगर अभी मैंने बस को नहीं पकड़ा तो शायद जिंदगी भर मुझे अगला मौका ना मिले मियोन से मिलने का। इसीलिए वो भागना शुरू कर देता है। लोगों के धक्के खाते हुए उस बस के पीछे जाता है। बस आगे के स्टॉप पर रुक जाती है, लेकिन वो स्टॉप पर पहुंच पाता, बदकिस्मती से बस निकल जाती है वहाँ से। वो लगातार 2 स्टॉप तक भागता ही रह जाता है और तब जाकर उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है। वो बस में सवार हो चुका था जहां उसको सामने मियोन दिखती है। वो भी जेम्स को देखकर पहचान ही नहीं पाती क्योंकि वो बिल्कुल बदला बदला लग रहा है। कुछ साल गुजर चुके थे दोनों को मिले हुए। इतने टाइम के बाद दोनों दोबारा मिले होते हैं तो वो मियोन को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। मियोन कहती है किस्मत अच्छी थी कि हम दोनों एक ही टाइम पर थिएटर के पास मौजूद थे, इसीलिए हम मिल पाए। तो जेम्स कहता है मुझे करीब 1 साल हो चुका है मिलिट्री से वापस आए, और पता है पिछले 300 दिनों से मैं डेली थिएटर के पास आता था ताकि कभी तो तुमसे मुलाकात हो पाएगी, और देखो आज हो गई। मियोन अपनी नौकरी और पार्क की वजह से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसको कोई ऐसा चाहिए था जिससे वो अपने दिल की बात खुलकर बता पाती। इसलिए वो जेम्स के साथ ही सब कुछ शेयर करने लगती है। उसके साथ क्या क्या हुआ ये सुनकर जेम्स को भी बुरा लग जाता है और वो उसका हौसला बढ़ाता है कि सब ठीक हो जाएगा। शराब पीते पीते जब ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है ना, तो वो मियोन को साइड करते हुए अपने हाथों से कांच उठाता है और मियोन को चेक करने लगता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी उसको। ये देखकर मियोन को भी थोड़ा फीलिंग्स होती है, उसे खुशी होती है। धीरे धीरे करते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। जेम्स की माँ मियोन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी, इसीलिए जेम्स का साथ मियोन को भी अच्छा लगता है। पर जब ग्वेन को पता चलता है तो वो कह देता है मुझे जेम्स पसंद नहीं है, मुझे तो कोई भी लड़का पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरी बच्ची, मेरे दिल के टुकड़े को मुझसे दूर लेकर जाएगा, इसीलिए मैं मियोन की कभी शादी नहीं करवाऊंगा। लेकिन नेसन के कहने पर वो जेम्स को टेस्ट करने के लिए मान जाता है, जिसमें वो ये देखेगा कि ये मेरी बच्ची के लायक है भी या नहीं। तो वो जेम्स को फिशिंग पे लेकर जाता है, पर नाव पर बैठे जेम्स को वॉमिट होने लगती है, लेकिन जेम्स अपनी परवाह किए बगैर मियोन के साथ रहता है ताकि बाय चांस वो नाव से नीचे ना गिर जाए। बाहर से ग्वेन गुस्सा तो कर रहा होता है, लेकिन मियोन के लिए जेम्स की परवाह देखकर उसे कहीं ना कहीं जेम्स सही लगता है, क्योंकि जेम्स के साथ साथ जेम्स की माँ भी मियोन को पसंद करती है। उस घर में जाएगी तो मियोन की इज्जत होगी, खुश रहेगी वहाँ पर। इसीलिए वो जेम्स से कहता है कि मेरे जीते जी, मेरी जान मुझसे लेकर जा रहा है तू, मेरी बच्ची की आंखों में आंसू होंगे तो जान से मार दूंगा। ये सुनकर मियोन और जेम्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि पापा शादी के लिए मान गए। जिसके बाद तो जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जिस दिन शादी होती है ना, उस दिन मियोन दुल्हन बनकर तैयार होती है, और जब वो हॉल के बाहर खड़ी होती है, उसके सामने ही पार्क अपनी गाड़ी के अंदर बैठा होता है। और सच बताऊं दोस्तों, तो वो सिर्फ मियोन को देखकर खुश हो रहा था। उसे वो पल याद आ रहे थे जब उसने उससे वादा किया था कि जब भी तुम दुल्हन बनोगे सिर्फ मेरे लिए बनोगी। लेकिन किस्मत ने अपना रंग दिखा दिया। आज दुल्हन मियोन तो बनी है, लेकिन किसी और की। इसलिए पार्क हिम्मत करके मियोन से मिलने की कोशिश करता है, पर उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो दूर से ही उसको हमेशा हमेशा खुश रहने की दुआ देकर चला जाता है। वरना अगर मियोन उसको देखेगी तो पता नहीं क्या होगा। अब कुछ देर के बाद मियोन दुल्हन बनकर ग्वेन के सामने आती है। उसको देखकर ग्वेन की आंखों में खुशी और गम दोनों के आंसू निकल आते हैं। वो मियोन के साथ बचपन से लेकर आज तक के सारे बिताए हुए अच्छे पलों को याद करता है। उसने सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। अभी तो मियोन छोटी थी और आज वो दुल्हन बनकर जा रही है, बताओ। उसे रोता हुआ देखकर मियोन कहती है, पापा आपने वादा किया था ना कि आप रोगे नहीं, आप रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। ग्वेन कहता है, नहीं बच्ची, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू है। जब भी जिंदगी में ऐसा लगे कि तुम अकेली पड़ गई हो ना, तुम्हें परेशानियां हो गई है, तो कभी घबराना मत, तुम्हारे पापा जिंदा है, सीधे मुड़ के मेरे पास आ जाना तुम, मैं थाम लूंगा तुमको। मियोन ने खूब आंसू रोकने की कोशिश की होती है दोस्तों, लेकिन पिता की ऐसी बातें सुनकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और बाप बेटी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हैं। इसीलिए ईसन और बाकियों को उनको संभालना पड़ता है। बेटी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हुए ईसन अपनी माँ को याद करने लग जाती है कि काश आज वो जिंदा होती तो ये लम्हा देखकर जिंदगी भर के लिए परेशानी भुला देती और खुशी से नाच उठती। और जहाँ भी वो होंगी जरूर मियोन को आशीर्वाद दे रही होंगी, जिसके बाद दोनों की शादी करवा दी जाती है।
लेकिन दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ ऐसा है जो अभी बाकी होना है और वो चीज सभी की आंखों में आंसू लेकर आएगा। सीरीज का अगला पार्ट आखिरी पार्ट होगा, उसके बाद ये सीरीज हो जाएगी खत्म, इसीलिए अगले पार्ट के लिए आइए स्वागत है आपका अगले एपिसोड में। मतलब तो इस पार्ट की शुरुआत में ही जून को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि जून ने अपने एक दोस्त के साथ एक दुकान खोली थी, लेकिन उसके दोस्त ने किसी कस्टमर के सोने की ज्वेलरी चुरा ली और उसे लेकर वो फरार हो गया। अब शिकायत पर जून को ही पकड़ा गया कि शायद इन दोनों ने मिलकर चोरी की होगी। इस खबर से ईसन और ग्वेन बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या करें। वो जून को डांट लगाते कि हमने मना किया था ना उस लड़के के साथ काम मत करो, वो लड़का अच्छा नहीं है, कहा था तुम्हें, लेकिन आखिर तुम हमारी बात मानते ही कहो। पैसे कमाओ लेकिन सही तरीके से कमाओ, अच्छे लोगों के साथ रहकर कमाओ। लेकिन दोस्तों जून तो उल्टा उन दोनों पर ही चिल्लाते हुए कहता है कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है और जैसा भी मैं हूँ उसके जिम्मेदार आप दोनों हैं। आप दोनों ने हमेशा मियोन को मुझसे बढ़कर माना, बचपन से ही मियोन को सारी चीजें दी। उसको स्कूल जाना होता तो अच्छा खाना उसके टिफिन में पैक करके देते और बचा हुआ खाना मुझे खाने को देते। ये भेदभाव तो आपने बचपन से शुरू किया था। और हाँ, मुझे पैसे कमाने का शौक है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ताकि आप दोनों की नजर में मैं खुद को साबित कर सकूं कि सब कुछ सिर्फ मियोन ही नहीं कर सकती, मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूँ। ये बातें सुनकर ईसन और ग्वेन का दिल टूट जाता है। ईसन को हमेशा से जिस बात का डर था कि कभी बच्चे बड़े होकर अगर इस तरह की बातें करने लग जाएंगे तो क्या होगा, और आज उसका डर सच हो गया। जून ने बचपन से लेकर अभी तक ऐसी ऐसी बात याद करके रखी होती है जो उसके मन के हिसाब से कभी हुई नहीं। मियोन को अच्छा खाना टिफिन में देने का मतलब यही था कि वो उस समय स्कूल जाया करती थी और लोगों की नजर में उसको बुरा भला ना कहा जाए, इसीलिए अच्छा खाना ईसन उसके टिफिन में डाल देती और बचा हुआ खाना जून को देकर वो और ग्वेन खुद भूखे रह जाते। लेकिन इस चीज को जून ने गलत नजरिए से देखा और उसी को अपने मन में बैठा लिया। ग्वेन भी जून से कहता है कि बेटा इस तरह से बात करते हैं अपने माँ से, कोई माफी मांगो उनसे। अरे माँ एहसान नहीं जताती, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ किया ही नहीं तुम्हारे लिए। जून कहता है हाँ, बहुत कुछ कर लिया आप दोनों ने, अब करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी सजा काट कर जेल से बाहर आ जाऊंगा और मेरी जमानत भी मत करवाना। बेचारे ईसन और ग्वेन दोनों उदास होकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। बेटा कहे कुछ भी, लेकिन माँ बाप उसके कहने से थोड़ी रुक जाएंगे। दोनों उस ज्वेलरी की कीमत जमा करने में लग जाते हैं ताकि उसको देखकर जून को रिहा करवा पाए। ईसन तो सबसे पहले जून का दोस्त जो भाग गया है ना, उसके घर जाकर उसकी माँ पर बहुत टूट पड़ती है कि बता तेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे की जिंदगी उसने बर्बाद करके रख दी। तो दोस्त की माँ उंगलियों में सोने की अंगूठी, घर में नया टीवी सब रखा होता है और इन सब से साफ पता चल रहा है कि दोस्त और उसकी माँ दोनों मिलकर जून को फंसा रही है। इसलिए ईसन सारा गुस्सा उतारते हुए दोस्त की माँ को पहले खूब मारती और घर से सारा नया सामान उठाकर वहाँ से लेकर जाती है। जब माँ अपने पे आती है ना तो वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जैसा कि देखा आज ईसन ने किया। इधर ग्वेन अपने पुराने दोस्त के पास आता है जिसके साथ ही वो मछलियां पकड़ा करता था। वो उससे कहता है कि हाल फिलहाल मुझे पैसों की सख्त जरूरत है भाई, अगर कोई काम हो तो मुझे दे दो, मैं वो काम करके पैसे लौटा दूंगा। दोस्त कहता है कि यार अपने आप को देख, घुटना तेरा खराब हो गया है, ढंग से चल नहीं पाता, काम क्या करेगा तू, एक प्लॉट कहा था खरीदने के लिए तुझे कि आगे तुझे काम आएगा, लेकिन नहीं, अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देने के लिए सारे पैसे उसमें लगा दिए। अब देख तेरा बेटा जेल में सड़ रहा है, क्या फायदा हुआ इन सब का। वैसे भी अब हाथ से मछलियां पकड़ी नहीं जाती, मशीनें ही ज्यादा काम कर देती हैं, इसलिए यार माफ करना, मेरे पास कोई काम नहीं है तेरे को देने के लिए। बेचारा ग्वेन अपने इतने बड़े बेटे के लिए आज भी मेहनत करने को तैयार है, और जैसा ग्वेन है ना दोस्तों, उसके आसपास भी नहीं है उसका बेटा। बेचारे ने सोचा था कि बड़ा होकर मेरा बेटा जमींदार बनेगा, जिंदगी भर की मेहनत से मुझे आराम दिलाएगा, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उल्टा बेटे पोते को भी पालने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ चुकी है, और कोई रास्ता न मिलने से ग्वेन अपनी नाव बेच देता है दोस्तों। वो नाव जिसे ईसन की दादी ने खरीद कर दिया था। सारी जिंदगी जिस नाव से मछलियां ग्वेन ने पकड़ी थी उसकी जान के बराबर थी ये नाव, लेकिन हालात ने उसको वो नाव बेचने पर भी मजबूर कर दिया। और जो लोग इसकी नाव खरीदते हैं ना, वो लोग थोड़े अच्छे इंसान लगते हैं। उनके पास भी एक छोटी बच्ची होती है जिसको देखकर ग्वेन को उसकी जवानी याद आने लगती है कि किस तरह से मैं काम से घर आता था और मियोन और बाकी बच्चे मेरा इंतजार करते थे। फिर नाव बेचकर मिले पैसों से ईसन जून की जमानत करवाती है। जून कहता है जमानत के पैसे कहाँ से आए आपके पास, क्या बेचा आप लोगों ने, घर बेच दिया क्या या नाव। और जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसके लिए अपनी नाव बेच दी तो वो फूट फूट कर अब रोने लगता है। ईसन कहती कि बेटा अब तुम आजाद हो, माँ के नाते एक चीज कहना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कभी ना अपने पिता से ऊंची आवाज में आइंदा कभी बात मत करना। माँ तो रो रो कर मन हल्का कर लेती है, लेकिन पिता का दिल अंदर से टूट जाता है। जून को अब एहसास हो रहा था कि वो कितना गलत सोचता था अपने माता पिता के बारे में। अब वो कहता है मैंने हमेशा चीजों को सही करने की कोशिश की, लेकिन सब गलत हो गया, बहुत बुरा बेटा हूँ मैं जो अपने माता पिता की आंखों में आंसू लेकर आ गया। तो ईसन भी कहती वो सब छोड़ो, जल्दी घर चलो, तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया हुआ है मैंने। सब कुछ सहने के बाद भी ईसन और ग्वेन दोनों अपने बच्चे से नाराज नहीं होते और पूरी मेहनत करते हैं कि उनको वो दिन देखने ना मिले जो उन्होंने देखे। वरना आजकल के बच्चे तो होते
होते ही हैं, चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कोई गलत कदम उठा लेते हैं। अब यहाँ इनके पास नाव तो नहीं थी, घर के खर्चे चलाने के लिए क्या करते, इसलिए ग्वेन जिस नाव से मछलियां उतरती उन्हें गाड़ी में डालकर बाजार लेकर जाता, वहाँ उन्हें बर्फ वगैरह में रखता और वहीं बाजार में ईसन मछलियां बेचने का काम करती। अब ईसन को काम करता हुआ देखकर ग्वेन का अक्सर दिल टूट जाता है। वो कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम इस तरह से काम करो, काश तुमने मुझसे शादी की ही नहीं होती तो आज आराम की जिंदगी गुजारती। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक भी तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया। लेकिन ईसन कहती है ऐसे क्यों कहते हो, अगर आज भी मुझे समय में पीछे जाने का मौका मिले ना तो मैं फिर तुमसे शादी करना पसंद करूंगी। तुम्हें पता है सारी महिलाएं मुझसे जलती हैं कि मेरा पति मुझ पर जान छिड़कता है, तुम नहीं होते ना तो ऐसी नकचड़ी ईसन के नखरे कौन उठाता, इसीलिए आगे कभी ऐसे मत कहना। दोनों यहाँ अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके अपनी परेशानियों को भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों फिर घर आ जाते हैं तो मियाँ उन्हें काफी ज्यादा उदास दिखाई देती है। ग्वेन उससे कहता है बड़ी उदास लग रही हो, जून ने कुछ कह दिया क्या तुम्हें, अगर कहा हो तो बताओ, सबक सिखाऊंगा उसको मैं। तो मियाँ कहती नहीं पापा उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी जो वो करने लगा है ना उससे मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। वो घर से झूठ बोल कर निकलता है कि काम करने जा रहा हूँ, लेकिन जेल जाने की वजह से उसको कहीं काम नहीं मिल रहा, चोर कहकर उसको काम से निकाल देते हैं। इसीलिए वो इतनी ठंडी रात को गली गली जाकर राइस केक बेचता है ताकि कुछ तो पैसे आ सके। हम मानती हूँ वो जिम्मेदार बनना चाहता है, लेकिन इस तरह का काम करता हुआ देख मुझे बहुत तकलीफ होती है। तब ग्वेन उसको समझाता है कि कुछ तो कर रहा है वो, उसका हौसला बढ़ाओ। अब दोस्तों ग्वेन ये बातें तो बोल रहा है लेकिन अंदर से वो खुद भी मतलब बुरा महसूस कर रहा है कि मेरा बच्चा इस तरह ये चीजें बेच रहा है। वहीं जब जून लोगों के घर पर राइस केक बेचने जाता तो लोग उससे राइस केक खरीद तो लेते लेकिन छुट्टे पैसे भी उसको दे दिया करते, ये कहते हुए कि मेहनत करो बेटा, अपने पापा जैसे बनो, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, उनको खुश रखो। इस चीज से जून को बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस होती है कि सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा लगता है मैं भिखारी हूँ, इसीलिए ये काम तो मैं करूंगा नहीं, दूसरा कुछ करूंगा। अब यहाँ दोस्तों असल में बात ऐसी हो गई है कि ग्वेन सीधे सीधे अपने बेटे जून से नहीं कह सकता कि ये काम छोड़ दे दूसरा कर ले, वरना उसकी हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए उसने शैन के साथ मिलकर पूरे मोहल्ले में कुछ जान पहचान के लोगों को पैसे बांट दिए ताकि वो जून से राइस केक लेकर उसको एहसास दिलाए कि वो सही रास्ता चुनकर जिम्मेदार बने। शैन भी धीरे धीरे करते हुए अच्छा इंसान बनता जाता है क्योंकि उसकी बेटी और पत्नी दोनों उससे अलग हो चुके हैं उसकी ही गलतियों की वजह से। आज जब भी वो ग्वेन को देखता है उसको समझ आ जाता है कि दौलत ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती, अपनों का प्यार उससे भी ज्यादा कीमती होता है। शैन अब अकेला तो हो गया है लेकिन ग्वेन उसका साथ नहीं छोड़ता, उसको उसके पोते से मिलवाने लेकर जाता है। ग्वेन ने सारी दुश्मनी पुरानी भुला दी थी क्योंकि शैन को भी किसी का सहारा चाहिए, वरना वो इस उम्र में पूरी तरह टूट जाएगा। और खुद की तकलीफ को अनदेखा करके ईसन और ग्वेन दूसरों की भी तकलीफ कम करने में लगे हुए हैं। बताओ, हमेशा अच्छे इंसान के साथ परेशानियां पहाड़ बनकर ही टूट जाती है, ये असलियत में भी होता है। अब अगले सीन में ईसन और ग्वेन को पता चलता है कि जून मछलियां पकड़ने गया हुआ है और आज तूफान भी आने वाला है। जून को तो नाव पर बैठने से उल्टियां होने लगती है, लेकिन कोई दूसरा काम न मिलने पर वो खुद मछलियां पकड़ने गया हुआ है। दोनों ये खबर सुनते ही भागते भागते बंदरगाह की ओर जाने लगते हैं ताकि जून को कुछ ना हो जाए। यहाँ दोनों को वो दिन याद आने लगते हैं जब ऐसे ही तूफान में उन्होंने अपना छोटा बेटा खो दिया था। ईसन ग्वेन से कहती है अगर आज जून को कुछ हुआ ना तो मैं बच नहीं पाऊंगी, उसे बचा लेना कैसे भी करके। ग्वेन और शैन दोनों भागते हुए बंदरगाह पर आते हैं। जहाज निकल चुका था लेकिन शैन जहाज के कैप्टन को अच्छी कीमत का ऑफर देते हुए कहता है तुरंत जहाज रिटर्न घुमा लो, मुझे मेरा दामाद वापस चाहिए। इसीलिए कैप्टन जहाज वापस बंदरगाह लेकर आ जाता है जिसमें से जून भी बाहर आ चुका होता है। अब ग्वेन और ईसन दोनों उस पर बहुत चिल्लाते हैं कि क्या जरूरत थी ये करने की, एक दिन तुम हमारी जान लेकर रहोगे। ग्वेन भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कितना मुश्किल काम है ये, हाथ कट जाते हैं, कितने मछुआरे पानी में डूब जाते हैं, ये काम आजकल के बच्चे नहीं कर सकते, ऊपर से तुम्हें जहाज पर जाते अनकंफर्टेबल महसूस होता है, फिर क्यों गए थे। दोस्तों जून को एहसास हुआ था कि उसके पिता ने सारी जिंदगी इसी काम में लगा दी, आंधी तूफान से लड़कर घर चलाया, उनकी जिंदगी कितनी कठिन नहीं होगी ये उसने सोचा। अब अगले सीन में ईसन कहानियां लिख रही होती है। पोयम तो वो अच्छा लिखा करती थी और उसका सपना ये भी था कि एक पोइट बने, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। इसीलिए अपनी जिंदगी के सफर को वो एक कहानी में उतारती है ताकि अपने आखिरी समय में वो ग्वेन के साथ बैठकर इन कहानियों को पढ़ते हुए पुरानी यादें ताजा करे। अब अगले सीन में ईसन मियोन से कहती है बेटा काफी समय हो गया है तुम्हारी शादी को, परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोचा भी है क्या तुमने कुछ, जब बड़ी हो जाओगी तो फिर याद करोगी कि माँ की बातें मान लेनी चाहिए थी। मियोन कहती है माँ बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं क्या, पैसे लगते हैं उसके लिए, अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं लेकिन वो भी सफल नहीं हो रहा। तो ईसन कहती है बच्चों को पैसों से थोड़ी पाला जाता है, प्यार भी उनके लिए काफी होता है बेटा। लेकिन लगता है दोस्तों मियोन यहाँ पर थोड़ी परेशान है, तो आज हाँ वो अपनी माँ को ही चिल्लाते हुए कह देती है मुझे माँ मेरे बच्चे गरीबी में नहीं पालने, इस जून के बच्चों को भी आप दोनों पाल रहे हो और बोझ चाहिए कि आपको, पैसे होते तो सोचा भी जाता।
और दोस्तों ग्वेन बैठा बैठा सारी चीजें सुन रहा होता है। उसने काफी समय से मन में एक विचार बना के रखा हुआ था, लेकिन उस पर कभी काम नहीं कर पाया। उसने थोड़ी दूर एक वीरान जगह की जमीन देखी हुई है जो सस्ते में बिक रही है और वहाँ पे एक होटल भी बना हुआ है। तो अगर उस होटल को खरीद ले वो और पूरा परिवार एक साथ काम करे तो शायद जिंदगी बदल सकती है। इसलिए ग्वेन रिस्क लेकर अपने घर को भी गिरवी रख देता है और उस वीरान जगह का होटल खरीद लेता है। सब कुछ दांव पर लगा चुका है वो। जब सभी वहाँ आते हैं तो वो जगह बिल्कुल सुनसान होती है, सिर्फ एक रोड है और वो भी थोड़ा सा दूर। यानी यहाँ होटल चलाना तो बहुत मुश्किल है। और बेचने वाले ने ग्वेन से कहा भी था कि सरकार से बात हो गई है, उस जगह पर एक स्टेडियम बनेगा, अगर वो बन गया तो होटल की कीमत 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। और दोस्तों यही रिस्क लेकर ग्वेन ने होटल खरीदा होता है, पर होटल भी टूटा फूटा है। लेकिन उनकी हिम्मत और मेहनत नहीं टूटी होती। सभी होटल को ठीक करने में लग जाते हैं ताकि पूरा परिवार इस होटल को चलाए। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी कोई होटल में कुछ खरीदने नहीं आता, ना ही स्टेडियम बनने की तैयारी शुरू हुई। तो अब जून ग्वेन से कहता है कि क्या जरूरत थी सब कुछ दांव पर लगाकर ऐसी जगह पर रहने की। सब कुछ चला गया ना हमारा, इस जगह को बेच भी नहीं सकते, कौन खरीदेगा इसको, रोड पर आ गए हम। ईसन फिर कहती है पापा से ऐसी बातें मत करो, उन्होंने जो भी किया है तुम लोगों की वजह से किया है। हमेशा पैसा पैसा करते रहते हो, जताते रहते हो उनको कि उनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए उनको यह कदम उठाना पड़ा तुम्हारे लिए सिर्फ। पर तभी मियोन बैंक से लोन लेकर पहले घर को गिरवी से हटाती है ताकि सभी कम से कम वहाँ तो रह सके। ईसन कहती है ऐसा क्यों किया बेटा तुमने, क्या जरूरत थी इसकी। तो मियोन कहती है जरूरत थी, मैं बड़ी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है घर संभालने की। आप लोग कहते नहीं हो, लेकिन मुझे महसूस होता है कि सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही हैं। जब मैं काम करती थी तो हर महीने 1 लाख भेजा करती थी ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। क्या जरूरत थी सारे पैसे मुझ पर लुटाकर मुझे इतना आगे बढ़ाने की। खुद का गुजारा मुश्किल से हो रहा है आप लोगों का, फिर भी सारे पैसे मुझ पर लगा दिए। यही बोझ है जो मुझे हमेशा खाया जाता है। माँ आप दोनों ने मदद तो करी, पर एहसानों के तले ऐसा दबा दिया कि अब उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये सुनकर ग्वेन को बड़ा गुस्सा आता है और चिल्लाकर सिर्फ मियोन का नाम लेकर कहता है। मियोन तो फूट फूट कर रोती है। ग्वेन ये कहना चाह रहा था कि बेटा हमने जो किया खुशी से किया, ना कि तुम्हारे ऊपर बोझ डाला। लेकिन इतनी सारी परेशानियों की वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था, इसीलिए उसके मुंह से जोर की आवाज निकल गई। कभी उसने डांटा नहीं था अपने बच्चों को। तो मियोन भी रोते रोते घर से चली जाती है। उसके जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक नोट मिलता है जो मियोन लेकर आई हुई थी अपने माता पिता को बताने के लिए कि वो माँ बनने वाली है। बेचारे ईसन और ग्वेन ये देखकर बुरा हाल हो जाता है उनका कि हमारी बच्ची हमें खुशखबरी देने आई थी और हमने उसका दिल दुखा दिया। कितने बुरे माता पिता हैं हम, जो हमारी वजह से हमारे बच्चे जिंदगी में परेशान हैं। दोस्तों कुछ समय के बाद मियोन एक बेटी को जन्म देती है, जिससे परिवार की खोई हुई खुशियां लौट आती है। आज ईसन और ग्वेन की प्यारी सी बच्ची ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। लेकिन उनके लिए तो आज भी सबसे ज्यादा प्यारी गुड़िया उनकी मियोन ही है। और वो नन्ही बच्ची मियोन को बहुत परेशान क्या करती। तो ईसन बच्ची से कहती माँ को परेशान नहीं करते, बड़ी होकर समझदार बनना और माँ को खुश रखना। हमारी वजह से वो पहले ही बहुत परेशान रहती है, तुम भी परेशान करोगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और धीरे धीरे दोस्तों भगवान का साथ भी ईसन और ग्वेन को मिल जाता है। घर में नया सदस्य आने से उनका होटल अब फेमस होने लग गया है, क्योंकि ईसन और ग्वेन बहुत ही सस्ते दामों पर सबसे बेस्ट खाना देते हैं और फ्री में डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। जून और ग्वेन का काम होता है डिलीवरी करने का और बाकी होटल संभाला करते हैं। उनकी किस्मत तब सबसे ज्यादा खुल जाती जब एक बहुत ही बड़ी हीरोइन को उनके होटल के बारे में पता चलता और वो अपने पूरे टीम के साथ होटल में आती है और एक फ्री प्रमोशनल वीडियो बनाकर पूरे मीडिया में चला देती है, जिससे पूरे शहर में ग्वेन का होटल फेमस हो जाता है। और हीरोइन भी ऐसे नहीं आई थी, ये भी ग्वेन के अच्छे कर्मों का फल था। एक बार जब वो मछलियां पकड़ने गया था तो यही हीरोइन अपने करियर के फेलियर की वजह से आत्महत्या करने के लिए समुद्र में डूबी थी। और तब पता है दोस्तों, जान पर खेलकर ग्वेन ने उसे बचाया था। उसके बाद उस हीरोइन का करियर आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया। उसने कई बार ग्वेन को ढूंढने की कोशिश की ताकि उसका धन्यवाद किया जा सके। और जब उसको होटल के बारे में पता चला तो वो खुद अपनी टीम को लेकर वहाँ पर आ गई और पूरे शहर में होटल को फेमस कर दिया। सही कहते हैं दोस्तों, इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। आज नहीं तो कल, कभी न कभी उसके किए हुए अच्छे कर्मों का फल उसको जरूर मिलता है। जैसे कि देख लो, आज ईसन और ग्वेन को मिल गया। उसी के साथ साथ शैन की भी जिंदगी में सुधार आ जाता है। ग्वेन के साथ रहते रहते जब वो अच्छा इंसान बना तब उसकी पत्नी ने भी उसको दोबारा से अपना लिया। सब कुछ सही होता नजर आ रहा होता है, लेकिन अब जो होने वाला था ना, वो ऐसा था कि सब कुछ खत्म हो जाता है। अब थोड़े पैसे आने से घर में खुशियां आने लग गई थी। ईसन का कहना होता है कि अगर जिंदगी ऐसी चलती रही तो मैं 100 साल और जीना चाहूंगी, क्योंकि हमने बहुत परेशानियां देखी हैं, अब आराम करने का समय आ गया है। ग्वेन भी कहता है हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, ऊपर वाले ने साथ दिया तो ये खुशियां बरकरार रहेंगी। पूरा परिवार होटल के काम में लगा होता है
तो मियोन अपनी बच्ची को संभाल रही होती है। लेकिन वही वाली बात है दोस्तों, बच्चे को संभालना आसान काम नहीं होता। वो एक बच्चे को संभालने में इतनी थक जाया करती कि जैसे वो एक नहीं बल्कि 10 को संभाल रही हो। तब उसको एहसास होता है कि मेरी माँ तो बहुत ही छोटी उम्र से माँ बन गई थी। उस उम्र में उन्होंने कितनी परेशानियों में बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया होगा, कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ी होगी उन्हें, और मैं अक्सर उन पर चिल्लाया कर दिया करती थी। इसीलिए वो ईसन और ग्वेन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है ताकि उनका फुल बॉडी चेकअप करवाया जा सके, क्योंकि दोनों अक्सर बीमार हो जाते हैं बुढ़ापे में। एक बार टेस्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा क्या क्या बीमारी है। अब ईसन और ग्वेन तो मियोन पर चिल्ला रहे होते हैं कि क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की, सब ठीक तो है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर मियोन नहीं मानती, जिसके बाद दोनों का टेस्ट किया जाता है और अब बस रिपोर्ट आने का इंतजार था। अगले सीन में ईसन और ग्वेन दोनों अपने छोटे बेटे की कब्र पर आते हैं। इतने साल हो गए थे उसको गुजरे हुए, लेकिन वो अक्सर जब भी टाइम मिलता अच्छे अच्छे खिलौने लेकर कब्र पर आ जाते, उसके साथ खेलते। उन्हें ऐसा लगता कि बेचारा बच्चा यहीं अकेला होगा। माँ बाप दोस्तों कितने भी साल क्यों ना गुजर जाएं, अपने बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। यही हाल इन दोनों का भी था। अब घर आकर ईसन अपनी कहानी को दोबारा लिखना शुरू करती है। उसकी कहानी का ज्यादातर हिस्सा ग्वेन पर ही होता है कि वो एक फरिश्ते की तरह उसकी जिंदगी में आया, जिसने उसकी जिंदगी में खुशियां भर दी। ग्वेन सारा का सारा दिन अधूरी सही, लेकिन उस कहानी को पढ़कर पुराने ख्यालों में खो जाया करता। अगले सीन में डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन वैसी नहीं होती जैसा उन्होंने सोचा था। ग्वेन को कैंसर होता है। उसके घुटने में हमेशा दर्द रहा करता था ना, पर उसने कभी डॉक्टर से नहीं दिखाया। तकलीफ सहता रहा, जिस वजह से अंदर से इन्फेक्शन फैल गया और अब कैंसर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है जिंदा बचने की। ये सुनकर पूरे परिवार में मानो जैसे मातम हो जाता है। सभी ग्वेन को हिम्मत देते हैं कि पापा आपको कुछ नहीं होगा, हम आपका इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ग्वेन टेंशन में तो था ही, पर बच्चों की टेंशन देखकर वो अपनी टेंशन खत्म कर देता है और उनके सामने खुशी का चेहरा जानबूझकर दिखाता है कि हाँ बच्चों सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों ग्वेन को अक्सर हॉस्पिटल आना पड़ता। उसके सेशंस होते हैं, एक एक सेशन इतने भारी कि शरीर टूट जाए। इस चीज से ग्वेन ठीक होने के बजाय कमजोर होता जाता है। पर दूसरा तरीका भी तो नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता है ना, ग्वेन को एहसास हो जाता है कि शायद अब वो नहीं बचेगा। वो जब भी हॉस्पिटल में किसी अकेली बूढ़ी महिला को देखता, उसे देखकर ग्वेन को ईसन की याद आ जाती है कि कहीं मेरे जाने के बाद ईसन का भी ये हाल ना हो जाए। इसीलिए वो मियोन को अपने पास बुलाता और कहता है, बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो अपनी माँ को संभाल लेना। उस बेचारी ने बहुत तकलीफें सही है, कई सारे सपने थे बेचारी के, लेकिन मैं एक भी सपना पूरा नहीं कर पाया। जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने उसकी, और मेरे जाने के बाद वो बेसहारा ना हो जाए, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि उसे थाम लेना। अकेले वो जिंदगी नहीं जी पाएगी, टूट जाएगी वो। ये सुनकर तो मियोन हॉस्पिटल में ही फूट फूट कर रोने लगती कि पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे आप। ग्वेन जब वहाँ से घर आता है ना, तो जून का भी चेहरा उतरा होता है। वो ग्वेन से कहता है कि पापा आपने मेरे लिए अपनी नाव बेची थी, आपको मैं दूसरी नाव खरीद कर दूंगा, बस थोड़े पैसे और चाहिए, तब तक आपको मेरे साथ रहना होगा। दोस्तों जून भी अब जिम्मेदार बनने लग गया था, तो ग्वेन कहता कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिम्मेदार बनो, माँ का ख्याल रखो, यही मेरे लिए बहुत है। यहाँ मियोन काफी समय से एक बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो एक इन्वेस्टर भी उसको मिल जाता है, जिससे वो अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। और ये समय 2000 के आसपास का था। यहाँ पढ़ाई के लिए लोगों को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे, ट्यूशन वगैरह की फीस बहुत ज्यादा होती थी। तो मियोन ने कैसेट टेप में लेक्चर्स रिकॉर्ड करके बेचने का आइडिया बनाया, ताकि वो बच्चे भी ट्यूशन पढ़ सके जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। वो लॉन्च इवेंट में अपने मम्मी पापा के बारे में बताती है कि माँ को पढ़ने का शौक था, लेकिन मजबूरियों ने उनको ये करने नहीं दिया। माँ के जैसे और भी लोग होंगे, उनके सपने पूरे करने के लिए ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। फिर सभी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। बेटी को कामयाब बनता हुआ देखकर ग्वेन और ईसन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब अगले सीन में एक बड़ी कंपनी को ईसन की लिखी हुई कहानी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, इसीलिए वो उस कहानी को पब्लिश करने को तैयार हो जाते हैं। और ये देखकर ग्वेन और ईसन की और खुशी हो जाती है। ईसन ग्वेन से कहती है, अब तो खुश हो ना, तुमने अपना वादा पूरा कर लिया, मैं एक लेखक बन गई। ग्वेन का दिल भर आता है ये खबर सुनकर। अब चाहे वो मर जाए ना, उसको अफसोस नहीं होगा कि उसने ईसन से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। वो ईसन से माफी मांगता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो या कर दिया हो जिससे तुम्हें कभी भी तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना मुझे। पर ईसन कहती है, माफी क्या कह रहे हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने कई बार ऐसी बातें गुस्से में तुम्हें कह दी होंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हुई हो, लेकिन मुझे पता है तुम हमेशा हंसकर बातें टाल दिया करते थे। तो अगर तुम्हें उस समय बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। और ये बहुत ही इमोशनल करने वाला सीन होता है दोस्तों। तभी ग्वेन की तबीयत और खराब हो जाती है। उसको आईसीयू में रखा जाता है, जहाँ कांच में ग्वेन भी शुद्ध अवस्था में होता है।
और बाहर ईसन उसको देखकर रोए जाती है। ग्वेन उसको इशारा करके बताने की कोशिश करता है कि मुझे खुशी खुशी विदा करो, जिंदगी में कभी तुम्हें रोने नहीं दिया, मेरे जाने के बाद रोगी तो दिल को तकलीफ होगी मेरे। लेकिन ऐसे मौके पर कैसे आंसू रुकेंगे ईसन के। जिंदगी में ग्वेन के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके उसका दिल टूट जाता है और तब देखते ही देखते ग्वेन के शरीर से उसकी जान निकल जाती है, दम तोड़ देता है वो अपना। एक ऐसे इंसान का आज निधन हो गया जिसने दूसरों को खुश रखने में अपनी जिंदगी खत्म कर दी। एक ऐसा पिता जिसने आखिरी वक्त तक अपनी सारी खुशियों को साइड रखकर सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचा, उन्हें खुशी देने में लगा रहा। और एक ऐसा पति जिसने दुनिया की सारी खुशियां अपनी पत्नी के कदमों में ला कर रख दी, उसे रानियों जैसा रखा। सच में दोस्तों, बहुत कम होते हैं ग्वेन जैसे इंसान। ग्वेन के जाने से ईसन बिल्कुल टूट जाती है। उसे बालों में क्लिप लगाने का शौक था जो अक्सर ग्वेन उसको ला कर दिया करता था। आज भी वो अपने लॉकर खोलती है तो उसे लॉकर में सिर्फ नए नए क्लिप्स दिखाई देते हैं। पता है, ग्वेन ने जाने से पहले उसके लिए क्लिप ला कर रख दिया था ताकि उसे लगे कि ग्वेन हमेशा उसके आसपास है, जो अभी भी उसका ख्याल रख रहा है। ये देखकर ईसन फूट फूट कर रोती है और सारा का सारा दिन अकेले उसकी याद में पड़ी रहती है। फिर कुछ टाइम के बाद दोस्तों धीरे धीरे उसमें हिम्मत आती है और वो अपने काम में लगती है। सोचती है कि कहीं ऊपर से ग्वेन मुझे देखेगा तो रोएगा, इसलिए अगर मैं खुश रहूंगी तो वो भी खुश रहेगा। तो वही मियोन को ग्वेन का पासबुक मिलता है जिसमें वो सारे पैसे जमा थे जो मियोन खर्च के लिए भेजा करती थी। लेकिन ग्वेन ने 1 रुपया भी खर्च नहीं करके मियोन के लिए संभाल कर रखा हुआ था, जो देखकर उसको वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने अपने माँ बाप के प्यार को एहसान का नाम दे दिया था, जिस वजह से पहली बार ग्वेन उस पर चिल्लाया था सिर्फ उसका नाम लेकर। ये बातें याद करके उसकी आंखों में अब आंसू आते हैं। धीरे धीरे करते हुए समय बीतता है। ईसन टापू के सारे बूढ़े लोगों को लिखना पढ़ना सिखाती है ताकि वो भी अपनी जिंदगी के हसीन लम्हों को याद करके उन्हें लिख सके। सारे बूढ़े ईसन को टीचर कहा करते, जो सुनकर ईसन को बड़ा अच्छा भी लगता। तब ईसन को पता चलता है कि उसकी लिखी हुई किताब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और सारी दुनिया ने उसकी कहानी को पसंद कर लिया, जिस चीज से आज ईसन बड़ी खुश होती है कि ग्वेन भी अगर जिंदा होता तो ये देखकर बड़ा खुश होता। उसको कितनी खुशी होगी। पिता से किए वादे के अनुसार मियोन हमेशा अपनी माँ के साथ रहती, कभी उनको अकेला नहीं छोड़ती। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। ईसन ने भी पुरानी यादों के साथ जीना सीख लिया था। इसी इमोशनल एंडिंग के साथ दोस्तों ये प्यारी सी कहानी होती है खत्म। बहुत ही अच्छी सीरीज थी ना दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, फील आया कुछ, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी आपको पता है, ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।